ये जो उदाहरण तुमने दिया अमेरिका का बोस्टन टी पार्टी, वो असल में हम उतने खुशकिस्मत नहीं रहे कि हम इतिहास पढ़ पाते। मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा शुरू से, और फिर एग्रीकल्चर साइंस का हो गया। आप लोगों को जो सोशल साइंसेस पढ़ने का मौका मिला, बहुत अच्छी बात है। दर्शन शास्त्र भी है, इतिहास भी है, फिलॉसफी है, सोशल साइंसेस है, एंथ्रोपोलॉजी है। वो ठीक उदाहरण दिया उस तरीके से। तो बोस्टन का नाम तो जरूर सुना, लेकिन ये जो इतिहास में ना इस तरह के कई रोचक एपिसोड होते हैं, उससे इतिहास को याद रखना भी आसान होता है। तो हरियाणा जो है वो तो आप यूं लगा लो कि भाई एक डिस्टिंक्ट सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर तो रहा है, लेकिन हरियाणा स्वतंत्र रूप से एक एंटिटी जो है वो अस्तित्व में होते हुए भी दूसरे राज्यों का हिस्सा रहा। जैसे हम पंजाब ही थे बहुत देर तक, 66 तक पंजाब रहे हम, और उससे मेरे ख्याल में 1857 के बाद, और उसकी जो प्रशासनिक इकाइयां रही, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स बनी, कोई तो नवाब के यहाँ आ गई, कोई किसी राजा के यहाँ आ गई, कोई दिल्ली से सीडी भी एडमिनिस्ट्रेड हुई। जैसे दिल्ली स्टेट एजेंसी थी, पंजाब स्टेट एजेंसी थी, तो वो होता रहा। इसके बावजूद भी ये बात सही है कि उसकी एक विशिष्टता अपने आप में, एक खास इलाके की पहचान जिसको आप कहते हैं वो रही। हालांकि ये भी सच है कि भौगोलिक रूप से छोटा सा होते हुए भी उसमें भी विविधताएं हैं। वाइब्रेंट है बहुत। हाँ, मतलब वो विविधताएं जलवायु की भी हैं। आप देखो, मतलब उधर से घग्गर और जमुना के बीच का, और उधर से हमारी शिवालिक और अरावली पहाड़ियों के बीच का इलाका हरियाणा हो गया एक तरह से। और उसके अंदर कई तरह की जमीनें, कई तरह की क्लाइमेट, अपने यहाँ भी बोलियां वगैरह, फसलें और कई तरह की चीजें वो अलग अलग भी हैं। ये खूबसूरती है उसकी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो आपको हरियाणा कब समझ आना शुरू हुआ कि ये एक हरियाणा की आइडेंटिटी जो है, ये आपको कब ये समझ आई कि भाई आपको लगा कि हाँ हम हरियाणवी हैं भाई, हरियाणा के हैं? उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं हम अभी भी। हाँ, अभी भी। अच्छा। और बहुत कुछ समझा जाना बाकी है, मतलब। और मेरे को अब इतना जरूर लगने लगा है कि हरियाणा को समझने के प्रयास थोड़े हुए हैं। मतलब जो विद्वान लोग हुए अपने यहाँ, बुद्धिजीवी हुए, बुद्धिजीवी विद्वान हुए हैं अपने यहाँ। हाँ, अपने यहाँ हुए हैं। जैसे कि नहीं, आ जाएगी वो भी बात, अपन उसकी चर्चा करेंगे। विद्वान लोग हुए, उन्होंने लिखा भी है, ऐसी बात नहीं है। और हरियाणा को परिभाषित करने का, यहाँ की जो संरचना है उसको समझना, और उसके जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उसके अंतर विरोधों की गतिशीलता को समझना और उसको परिभाषित करना, ये प्रयत्न हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर ओपी ग्रेवाल हुए हैं, प्रोफेसर सूरजबान हुए हैं, डीआर चौधरी हुए हैं। मैं वैसे कुछों के नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अलावा नहीं, और भी हैं, आप उनको नहीं, वो तो रेयर थे, पर उस नहीं, प्रोफेसर प्रेम चौधरी जी हैं, बहुत लिखा है यार, बहुत अच्छा भी लिखा है, बहुत अच्छा भी लिखा हाँ, लिखा निश्चित रूप से, तभी तो नाम ले। उनसे भी बहुत कुछ उनकी साहित्य से सीखा है, मतलब। और ग्रेवाल साहब या प्रोफेसर सूरजबान जी या डीआर वगैरह, उनसे तो बहुत ही नजदीक रह के भी सीखा है। और उनके साथ उनको वार्तालाप में तो नाम भी है ना, आप मैडम का तो नाम है उसमें, जो बलबीर सर की जो किताब है, ये जो खाप के ऊपर में जो है, उसमें तो जगमती मैम का तो नाम भी है। उन्होंने डेडिकेट भी किया है स्टार्टिंग में, फॉरवर्ड के टाइम पे, कि इस तरीके से कुछ नाम। कौन से बलबीर जी? जो जिन्होंने खाप के ऊपर लिखा, क्या नाम है? हाँ, डीआर चौधरी। अरे डीआर चौधरी, सॉरी मैं बलबीर बोल गया। उनकी 2 किताबें हैं, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में, हरियाणा एट क्रॉस रोड्स एक का नाम, और एक का है खाप पंचायत के बारे में। उस किताब में है,
उस हाँ किताब में। वो तो उन दोनों में ही है उनका तो लेकिन हम उनके बहुत नजदीक रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे, उन्होंने अखबार भी निकाला और ट्रिब्यून जैसे प्रतिष्ठित अखबार में वो रेगुलर कंट्रीब्यूटर भी थे। हाँ हाँ। तो सर मेरे को एक चीज समझाइए आप, जो मैं बड़े दिनों से काफी लोगों से बात कर रहा था, वो ये थे कि भाई हरियाणा में अब जो पिछला एक 10-20 साल में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, उसमें हम धीरे धीरे देखते आ रहे हैं। तो एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि पहले जो पॉलिटिक्स ऑफ चौधर हुआ करती थी, वो पॉलिटिक्स ऑफ चौधर ना हो के अब सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके से काम करती है कि जो पहले नंबर जिनके कम थे या वंचित थे, उनका भी नंबर आने लगा है। तो इस ट्रांजिटरी फेज को आप किस तरीके से देखते हो? ये और इससे उस सबसे बड़ी कास्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है जो अपने आप को बड़ी छोटी कास्ट कोई नहीं होती है, लेकिन ये जो ट्रांजिटरी आपने फेज जो प्रयोग किया है शब्द, ये बहुत सही रूप में किया है। ये संक्रमण काल की कुछ मतलब आप कह सकते हो कि निशानियां हैं, उसके फीचर्स हैं ये। और हर काल अपने आप में संक्रमण काल होता है। कोई संक्रमण किसी फेज का होता है, कोई किसी दूसरी फेज का होता है। स्टैग्नेशन नहीं है कभी भी, ऐसा स्थिर और ठहराव नहीं रहता है समाज के अंदर। ये नियम है उसके बदलते जाने का। ये बात अलग है कि कई बार वो संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं, कई बार गुणात्मक होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। पर जो इतना सुंदर ये शब्द है सोशल इंजीनियरिंग वाला, ये इसके बारे में विडंबना ये है कि जो तिकड़मबाजी को सोशल इंजीनियरिंग कह दिया गया ये वास्तव में तिकड़मबाजी है मतलब। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कास्ट के बीच को इस्तेमाल करके एक होती है आजकल ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति एक कंसेप्ट के रूप में बहुत प्रचलन में है। ये जब से जो नव उदारीकरण का दौर अपन जिसको कहते हैं, उसमें लोगों की एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए एक खास तरह से उनको आइडेंटिटीज दी जाती हैं। और कभी भी मानसिक रूप से कोई समाज का हिस्सा मतलब पहचान के बगैर नहीं रहता है। ये अलग बात है कि वो किस समय पे अपनी आप की क्या पहचान बताते हैं। तो उसको मतलब जाति के भीतर भी जातियों को और उसके भीतर उपजातियों को करके और उसको इस्तेमाल करता कि इस फलानी बरादरी ने सारे फायदे ठा लिए, तुम पाछे न रह गए, के काटा। इसमें गलत क्या है? मैं गलत ठीक का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। और वो जिसको एक जाति ने फायदे ठा लिए तुम वंचित रह गए, वो सारी जाति है जे होल ना तो फायदे ठाए ना है जे होल कोई जाति वंचित रही। ये कोई मतलब मोनोलिथिक सोशल एंटिटी नहीं है वो। जैसे मैं मान लो एक उदाहरण देता हूँ कि बीजेपी ने जब ये राइज किया एक तरह से, तो उत्तर प्रदेश का उनका एक उदाहरण जो 15-16 साल से आप देखने लगे, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता? उसकी विशेषता ये है कि वहां पर जो दो बड़ी फॉर्मेशन थी ना, एक थी जो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द, वो मतलब उसका केंद्र था पिछड़ों का, और एक था बीएसपी मायावती बहन जी के जो जाटव कास्ट उनको कह लो, जाटव जो तो अगर उनका अहिर था लेकिन वो पिछड़े वर्ग का केंद्र बना हुआ था, तो उनका जो है जाटव जो दलित कोर वोटर था, और उनका वोटर तो था ही, वो उस तरह से केंद्र भी था, मतलब जो मायावती बहन जी जिस समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। तो इन्होंने क्या इंजीनियरिंग इस्तेमाल करी, इन्होंने कहा अगर मुलायम सिंह का राज आता है तो अहिरों का ही राज आया, बाकी पिछड़ों को तो कुछ नहीं मिलना, तुम्हें तो यूज कर रहे हो, तुम सारे इकट्ठे होके हमारे साथ आओ। इन्होंने तो बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया, अब तुम्हारा नंबर आना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने कहा ये जाटव है, बहन जी का राज आएगा तो इन्हीं का आया, तुम जो गैर जाटव दलित हो वो हमारे साथ आओ, हम तुम्हें शासन में हिस्सेदारी देंगे।
तो ये इस तरह से उन्होंने एंटाइस किया उनको, एक तरह से ऐसा प्रभाव छोड़ने की कोशिश की कि हाँ बात तो ठीक है। तो ऊपरी तौर पर एक मिथ्या नोशन है ये एक अपनी तरह का झूठ है जिसमें कोई दम नहीं होता अंदर, लेकिन वो एक तरह से असर जल्दी डाल देता है। कान में फूक मारने की बात है, सारे आगे लिकड़ गए, आप रह गए पाछे। है कोई नेता जो आपा ने भी संभाल ले? कितनी बड़ी बड़ी धर्मशाला बन रही है कि तो अपना कोई दरवाजा खोलन नहीं, इतना सा भी डूब कर मर जाना चाहिए। अब वो कान में असर डालेगी और अगले का वो बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट करेगी, एकदम से बोला भाई करना चाहिए। ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जिसके कुछ पहचान के जो ट्रेड्स होते हैं वो घड़ लिए जाते हैं, मतलब स्टीरियोटाइप कह लो उसके, वो गढ़े जाते हैं बाकायदा इस तरीके से। तो खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की पॉलिटिक्स ने कुछ तरह के वो कौन से कहते हैं टाइटोनिक शिफ्ट जैसे होते हैं ना धरती के नीचे प्लेट्स जो होते हैं, हाँ वो प्लेट्स टेक्टोनिक और टेक्टोनिक जो प्लेटों की शिफ्टिंग हो, इस तरह की राजनीति के अंदर भी हुई है कुछ शिफ्ट, जिसकी वजह से ये बुचाड़ आ रहा है। हाँ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका इस्तेमाल करके और पावर कैप्चर करने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां पर ये कास्ट का जो इस्तेमाल है ये केवल बीजेपी ने नहीं किया, बल्कि बीजेपी ने बहुत बाद में आके किया। बीजेपी ने इस्तेमाल क्या किया असल में, जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी विपक्ष में उनका हिस्सा बन के कभी 2 सीट जीत ली, कभी 4 जीत ली, कभी 5 जीत ली, और वो उनके एक तरह से पीठ पर सवार होकर जो मुख्य धारा के विपक्षी दल थे यहाँ के, चाहे वो चोई देवीलाल द्वारा बनाए हुए हों या वो चोई बंसीलाल द्वारा बने, उनसे इन्होंने अपनी वहां पर एक पकड़ हासिल की। और क्योंकि ये आरएसएस से जुड़ी हुई थी तो वो अपनी संगठन की रूट्स उन्होंने वहां पे बनाई। तो उनकी जो पार्टियां थी कोई उस तरह से विचारधारा के ऊपर आधारित थी नहीं, व्यक्ति विशेष की थी। तो वो व्यक्ति विशेष रहे तब तक थी, फिर वो डिक्लाइन भी कर गई, कुछ खत्म भी हो गई, कुछ टूट भी गई, कुछ नहीं बन गई। लेकिन इससे पहले जाति की जो ध्रुवीकरण है वो चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल के बीच में हुआ है, इसी तरीके का जो लगभग अब होने लगा। पर वो समझदार लीडर थे, उनको इन चीजों की समझ थी और उनको ये भी पता था इन चीजों में से निकलना कैसे है। मैं फॉर इंस्टेंस मैं देवीलाल की बात कर रहा हूँ। हाँ आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, वो समझदार ज्यादा थे, अब वाले काइयां ज्यादा हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो धूर्तता में ज्यादा समझदार है, ये धूर्त ज्यादा है, मतलब मकारी धूर्तता काइयापन वो है। वो ये शब्द कहाँ से सीखा आपने काइयापन, ये क्या होता है? मतलब अपने यहाँ ये इस तरह की टर्म है, वो किसी का चरित्र चित्रण करने के लिए कि भाई बहुत काइया आदमी है, चरित्र चित्रण नहीं ऐसी तैसी करने। तो ये राजनीति में भी ऐसे हैं। एनीवे खैर जो भी कुछ है, हम ये नहीं कह रहे, मतलब वो व्यक्ति आधारित पार्टियां थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और भजनलाल जी जो हैं वो गैर जाट जो समुदाय है उनकी राजनीति करते थे वो। ओके। और उनकी अपना जो समुदाय था बिश्नोई, बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल कह सकते हो, लेकिन उन्होंने जो बड़ा एक नैरेटिव सेट किया राजनीति में वो चौधरी देवीलाल के समय के ऊपर उन्होंने उसमें महारत हासिल की और उसमें एक आध बार पटकनी वो चौधरी देवीलाल को भी देने में सफल हो गए। मतलब समाज को कन्विंस करने में सफल हो गए। समाज को कह लो तो वोट मिला, या हाँ। उन खास समुदायों को आप कह सकते हैं, क्योंकि जाति एक सच्चाई है हमारे यहाँ, हमारे समाज की संरचना में। जब सर आप ये बात कहते हो, सॉरी टू इंटरप्ट, जाति एक सच्चाई है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि हमारे समाज को ऊपरी तौर पर आप देखेंगे तो उसकी पहचान जातियों की पहचान है। जैसे मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी गांव में अगर ब्राह्मण समुदाय के ज्यादा घर हैं तो कहेंगे बामणा का गांव है। हालांकि आप गिनने लगोगे तो हो सकता है वो 40% ही हो और 60% गैर ब्राह्मण। बामणा का गांव, गुजरा का गांव, राजपूता का गांव, जाट्टा का गांव,
या एक पर्टिकुलर गोत का लगा लो, मतलब ये दलाला का गांव है, ये लाहौता का है, ये हुड्डा का है, ये राठिया का है। अब वो मतलब एक जाति विशेष का गोत्र है और गांव की पहचान उसके साथ हो गई, तो ये जाति की एक पहचान हुई जो अपने आप में एक इल्यूजरी पहचान है। तो बाकी लोग जिनकी मेजोरिटी है उनका गांव वो माना नहीं गया, या तो लैंडेड प्रोपराइटर कह लो कि भी जमीनें, क्योंकि वर्चस्ववादी समुदायों के पास ज्यादा जमीनें हैं और दूसरों पे नहीं है, तो उनकी उस तरह से एक पहचान जो है वो स्थापित नहीं हो पाई। तो लेकिन इस संरचना का प्रयोग करके और इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए चुनावी रणनीति के तहत अगर प्रयोग किया जाए तो उसमें एक ऐसी मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, एक पहचान की राजनीति, ये हमारे यहाँ ही नहीं है केवल हरियाणा और हिंदुस्तान में, ये दुनिया भर में है। हाँ, आप दूसरी जगह भी जाके देखेंगे ना तो ये लोगों को बांटने के लिए होता है कि एक खास तरह की ब्रॉड न्यू लिबरल जो पॉलिसी फ्रेमवर्क को इम्पोज करना है आजकल, जिसको हम कहते हैं ना कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का शासन है ये दुनिया में आज के दिन। नाम से लीडर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कुछ भी हो, लेकिन ये इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का शासन है और वो इंटरनेशनल फाइनेंस की जो क्राइसिस है उसको ओवरकम करने के लिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट में डिस्पैरिटी के रूप में तो जरूर आएगा, एंगर भी पैदा करेगा लोगों के अंदर। अब उस एंगर को कंटेन करने के लिए, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए आप उनको लोगों को विभाजित कर दो, और वो आइडेंटिटी में विभाजित करना आसान है। उस तरीके से छोटे छोटे एथनिक माइनॉरिटीज को आप मतलब किसी न किसी रूप में उभारो उस तरीके से। वो भी दो तरह की, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर एक दलित आइडेंटिटी के रूप में मुक्ति के लिए वो दलित चेतना उसके अंदर आती है तो कोई ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। और अगर महिला मुक्ति के लिए महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के मातहत नहीं आता, बल्कि वो इकट्ठी हो रही हैं अपनी मुक्ति करवाने के लिए दूसरे समुदायों से एकता करेंगे जो खुद मुक्ति के लिए लड़ रहे। मान लो किसान मजदूर हैं, वो कहती हैं महिलाएं कि हम इकट्ठी होके और इनके साथ हम एकता करके तब एक सामाजिक बदलाव लाना चाहते हैं, उससे हमारी मुक्ति जुड़ी हुई है। उनको ये लग रहा है कि हम अकेले अकेले मुक्त नहीं हो सकते, वो ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो कोई ये कहने लगे कि भाई जाट महिलाएं ही आ जाओ, उनका ये न्यारा मंच है, कोई कह दे राजपूत महिलाएं आ जाओ, कोई ब्राह्मण महिलाएं आ जाओ, या दलितों की बजाय कोई दूसरे जातियों के नाम लेके पिछड़े वर्गों की महिलाएं, या पिछड़े वर्गों के कह दे भाई पिछड़े फलाने वर्ग के मजदूर आ जाओ भाई यार। इसका मतलब वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है और वो विभाजनकारी दिशा देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। डिवाइसिव एंगल है उसके पीछे, वो यूनिटी का एंगल उसके पीछे नहीं है। जैसे हम मान लो हम कहे किसान मजदूर एक हो जाओ, क्योंकि उसके बगैर ना किसान का अपना शोषण और लूट बंद हो सकती, ना मजदूर की हो सकती। उसका रीजन ये है आज के दिन दोनों का कॉमन एक्सप्लॉइटर कारपोरेट है। ओके सर, मैं आपको 5 मिनट पहले ले जाता हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा लंबा सवाल, आप सुनिएगा और उसका कोई बात नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश की बात करी और उत्तर प्रदेश में आपने मायावती और फिर समाजवादी पार्टी के थ्रू आपने सोशल इंजीनियरिंग समझाई और उसमें उनका जो कोर बेस है उसको समझाया। पर मैं अगर मायावती को देखता हूँ तो मेरे को वो और दलित लीडर से इस तरीके से अलग लगती हैं कि वो पहली लेडी थी जिसने अपर कास्ट को आड़े हाथ लेके बिल्कुल खुला चैलेंज करके एग्रेसिवली सरकार बनाई। उससे पहले दलित चीफ मिनिस्टर बने थे, जैसे जगन्नाथ पहाड़िया थे राजस्थान में, वो सब ये करते थे कि भाई ठीक है हम सबको साथ लेके चलेंगे, पर उसका कहना ये था कि सबको साथ नहीं लेके चलेंगे, हम जूत मारेंगे और तुम्हारे ऊपर रूल करेंगे जैसा तुमने हमारे साथ किया। अब सब टाइम आता 2005-7 का, जब उनके वहां पे एक उनके कुछ कोई मिश्रा होते हैं जो उनके स्पेशली एडवाइजर थे, और वो क्या करते हैं वो राज्यसभा में सतीश मिश्रा शायद नाम है। तो वो एक बड़ा अच्छा आइडिया लेके आते हैं कि भाई ब्राह्मण और दलित
इस सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण की भी एक हमेशा से वो एक अडेप्टेशन, एक एनवायरनमेंट इस तरीके का रहा है कि वो रूल के साथ रहेगा। तो वो भी ये कहता है कि ये हमारे जो असली दुश्मन हैं ये बीच वाले हैं, जिसको आपने समाजवादी वाले लोग कहा, तो हम एक हो सकते हैं। तो उस वजह से फिर नारा चलता है वहां पे, हाथी नहीं है गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ। और पहले क्या था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो जना जिस टाइम को जो सा सूत आ गया ना, वो व्रत लिया। सवाल तो ये है। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। मैं देखते देखते देखो कितना मतलब स्टार्क डिफरेंस आ गया दिन उनके रात का स्लोगन के अंदर। ऑक्सीमोरन चीजें हो गई। तो वो ट्रांजिटरी फेज है जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, उसमें मैं आगे दो चीज अब हरियाणा को और यूपी को मैं जोड़ के कह रहा था। उत्तर प्रदेश हमेशा से ही वो तासीर वाला राज्य रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, पहले जो कांग्रेस के साथ था, पर आज के दिन उसकी सबसे ज्यादा तासीर मिलती है भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो मेन विजनरी इश्यूज हैं वो सारे वहीं पे हैं। अयोध्या भी, मथुरा भी, बनारस भी। प्राइम मिनिस्टर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो अयोध्या मारे हैं यार। सुनो तो सही आप एक बार, मंदिर बनते यार के पहले इलेक्शन में उद्घाटन कर प्रधानमंत्री ने के खिलाफ किम सुनो है कौन नहीं ये मैं तेरा तोड़ करूंगा आज तो बहुत सवाल नहीं कंटिन्यू कर नहीं कंटिन्यू में तो मैं तो वैसे बीच में एक याद आ गई बात, तो मैंने थोड़ी सी चुटकी बर्न खाते बिकॉज यू आर बिल्डिंग अ वेरी बिग थ्योरी। मैंने सोचा थोड़ा पंचर थोड़ा तो पंचर करना। तो बात उसके आगे की जो बात है कि भाई प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो यूपी से आते हैं, और योगी आदित्यनाथ को ये भी समझा जाता है कि भाई ये बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। तो उस स्टेट की जब बात करते हैं तो कई लोगों का एक ये भी मानना है कि भाई, कई लोग जब बैठ के बात करते हैं, एक आदमी उनमें से ये कहता है कि भाई जो हिंदू जो लोग थे वो आपस में बटे हुए थे। वो इस तरीके के लोग थे जैसे मुसलमान एक 20 का नोट है और वो एक जगह पे था, और वो 20 का नोट कांग्रेस के पास था। भारतीय जनता पार्टी ने जो 80% हिंदू थे उसको उस चिल्लर को एक 50 का नोट बना दिया और उसे अपने तरीके से यूज किया। इस चुनाव में वो 50 का नोट शरण भरण हो गया, वो खिंड गया। एग्जैक्टली हुआ हरियाणा में कांग्रेस के साथ, जिनको वो 50 का नोट लेके माननी थी, 30 का तो होता ही नहीं, नोट में 50 का कर दिया उसने। तो वो जो 50 का नोट था वो सारा खिंड गया। बाकी का जो जितने भी चिल्लर थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक करके यहाँ पर बहुत अच्छी सरकार बनाई। हालांकि हरियाणा अगेन वो तासीर वाला राज्य है जो हमेशा से पिछले 10-20 साल से कांग्रेस के साथ रहा है। उससे पहले तो अलग अलग तरीके से थे, पहले INLD के फेवर का था या और यूनानिस्ट पार्टी के फेवर का था। तो आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? क्राइसिस ऑफ बीजेपी इन उत्तर प्रदेश, क्राइसिस ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा। मतलब क्राइसिस ऑफ कांग्रेस इन इंडिया ही लाओ, एक बार आ जाएंगे आप हरियाणा में, कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विरासत क्या है। मतलब केवल कांग्रेस की नहीं कह रहा मैं, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम जो है इंडिया की उसकी भी कह रहा हूं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक प्रमुख शासक वर्ग के रूप में स्थापित हुई थी तो आप उसकी बात एक बार कर रहे हैं। उसकी फ्रीडम स्ट्रगल की जो विरासत थी उसकी, वो सामाजिक न्याय की भी थी, वो धर्मनिरपेक्षता की भी थी, वो समाजवाद की भी थी, और वो मतलब एक तरह से महिलाओं और दलितों को भी सामाजिक न्याय, जैसे मैंने कह दिया, ब्रॉडली आई गया, सोशल जस्टिस, प्रो पुअर। बेसिकली उन्होंने उसको गिव अप किया ना, वो ठाके एक तरफ धर दिया। और आज मतलब स्थिति ये है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए कांग्रेस खुद डरने लग गई, क्योंकि उनके नाम के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई है। समाजवाद लगा लो, नॉन अलाइनमेंट लगा लो, या देश में मॉडर्नाइजेशन लगा लो, एक आधुनिक
राष्ट्र का जो नोशन जिस तरीके से उनके साथ जुड़ गया, वो क्योंकि कांग्रेस ने 90s में जाके जो नव उदारीकरण की नीतियां इम्प्लीमेंट की, खासतौर पे बहुत ज्यादा तो नरसिम्हा राव के टाइम पर ये जो हुआ, तो वो बिल्कुल एक तरीके से वो जो नेहरू का जो मॉडल जाना जाता था उसके विपरीत हो गया। तो वो उन्होंने ठाके एक तरफ रख दिया। और अब तो बल्कि बीजेपी ज्यादा नाम लेती है नेहरू का, फिर उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ा कांग्रेस पार्टी। हालांकि वो आलोचना ही करते हैं, उस तरह से नहीं कह रहे, लेकिन इसको तिलांजलि देना अपने खुद के एजेंडा को, वो उनकी विफलता का एक मुख्य कारण रहा है। अगर वास्तव में वो धर्मनिरपेक्षता के वारिस रहे होते तो ये इस तरीके से सांप्रदायिकता का उभार नहीं हो पाता। चाहे वो ताला खुलवाने का लगा लो, हाँ वो तो वो था ही। मतलब राम मंदिर का, बिल्कुल, या आप शाहबानो का केस लगा थोड़ा लो, सा पहले आ जाओ। हाँ, ये इस प्रकार की उनका दिवालियापन रहा। और डैमेज कंट्रोल करने के लिए था वो तो ताले खुलवाना साबानों के, मतलब डैमेज कंट्रोल। आप ये बताओ, फायर फाइटिंग करोगे ना तो बात नहीं बनने वाली कि मतलब आग लगने के बाद उसको बुझाने की कोशिश भागा दौड़ी करो, इतने दूसरी जगह लग जाती है। आप जब एक चीज को गिव अप कर चुके, उसके आप लैंड रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते, आप डेमोक्रेसी के जो आपका अवधारणा है आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, जैसे इमरजेंसी के अंदर किया गया, या केरल की सरकार को 59 में जिस तरह बर्खास्त किया। वाला दर्द उठा आपका? नहीं मेरा क्या दर्द है? कम्युनिस्ट पार्टी वाला मैं कह रहा हूं। दुनिया की पहली चुनी हुई सरकार, पहली दूसरी चुनाव में 1945 में सैन मेरिनो स्टेट यूरोप में, वहां पे उससे पहले वोटिंग हुई और वहां पे चूज कम्युनिस्ट सैन मेरिनो। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं कोई इस पे डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा माना जाता है। वैसे एक बड़े तौर पे पहले माना जाता है। वो कोई केवल उसको कम्युनिस्ट की मान के ही ना देखें आप, एक तरीके से वो भी एक प्रयोग है खुद में, कि कई सारी धाराएं फ्रीडम स्ट्रगल में है, उसमें कोई कम्युनिस्ट जो प्रगतिशील और जो धारा है उसको कोई इतनी कमजोर भी ना समझो, बहुत मजबूत धारा है ऑब्वियसली। हाँ। और वो एक तरह से आप केरल पे आ जाओ 1957। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी को हैंडओवर कर दिया उस टाइम पे शासन। मैं नहीं कह रहा बेईमानी करी, परंतु ये जरूर है कि वो लीडिंग में उस टाइम पर थे और वो उसको लेने के लिए मतलब थे, और अंग्रेज उनको हाथ में देना सेफ समझते थे। अगर वो और डिले होता तो कई तरीके की चीजें तेलंगाना में या और बहुत सारी जगह पंजाब में उभर के आ सकती थी, तो वो कुछ एक अलग परिदृश्य बन सकता था। आप उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन बात तो आप केरल के इस रूप में कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और नेहरू जो खुद एक डेमोक्रेट के रूप में जिनकी छवि उभर के आई थी, उस तरह से उनके हाथों से वो सरकार तोड़ी गई। और वो तो एक एमएलए की मेजोरिटी से अस्तित्व में थी सरकार, खरीद नहीं सके उस एक एमएलए को। वो तो सर एक पॉइंट ऑफ फिर वो लिबरेशन स्ट्रगल चलाया उन्होंने, ये कह के कि ये जो संस्थाओं को, निजी संस्थाओं का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है उसको मुद्दा बना लिया, जो माइनॉरिटी जो इस किस्म के लोग थे उनको भी उन्होंने भड़काया। अच्छा, लैंड ऑर्डर की इसमें आप अमेरिका का क्या रोल देखते हो? मतलब अमेरिका का मैं कारण बता तो मैंने क्यों कहा, क्योंकि उस वक्त के जो एम्बेसडर थे मोइनियान, पैट्रिस मोइनियान, वो कहते कि कंसर्निंग अलार्म्स बजने लगी थी केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद अमेरिका में। ऐसा भी बताते हैं मोइनियान ने पैसा भी दिया उस सरकार को गिराने के लिए। मोइनियान की किताब में बताया, ये लिखा हुआ, मैं अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका का हाथ हर एक देश में हमेशा रहता है, ये मान के चलो, जिसको वो अपना लेजिटिमेट राइट समझते हैं। अब आप एक बात बताओ, बिल्कुल केरल जैसा एक उदाहरण है। चिली में कम्युनिस्ट पार्टी एलेंडे, he was a socialist, you can say. अगस्तो पिनोसे, पिनोसे तो वो उसके खिलाफ था, उसके खिलाफ जो कू हुआ। लेकिन फ्रांसिस ओलंदे नाम था ना, वही था पिनोसे। पिनोसे तो जनरल था। ओलंदे साहब जो थे
वो साल्वाडोर एलेंडे, सेल्वाडोर, फ्रांसिस तो साल्वाडोर फ्रांसाड़ा हो गया प्रेसिडेंट, वो जो थे सेल्वाडोर, हाँ। वो चुनाव जीत गए। और उन्होंने चुनाव के अंदर मुद्दा ये बनाया था कि भाई हमारी जो ये जो होते हैं ना ये जिप्सम वगैरह की माइंस, कॉपर की वहां पे थी, तांबे वगैरह, मिनरल्स बहुत है वहां पे, मिनरल्स बहुत हैं, तो उनके ऊपर अमेरिकन कंपनीज का कंट्रोल था। उसने ये कहा हम इनका राष्ट्रीयकरण करेंगे, और वो जब जीत गए तो राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये तो बहुत बड़ी अमेरिका के लिए चुनौती थी। तो उन्होंने वो सरकार गिरवा दी, पहले तो डिफेक्शन करवा के, और जब दूसरी बार चुनाव हुआ तब राष्ट्रपति एलेंडे और ज्यादा वोटों से जीत गए। तब वो पिनोशे जो फौज के जनरल थे उनसे एलेंडे साहब की हत्या करवाई और मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो उस टाइम पर अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, क्या नाम था वो, किसिंगर साहब, उनकी एक बड़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है, अगर किसी देश की जनता पागलपन करके अपने देश में कम्युनिज्म लाना चाहे तो हम चुपचाप थोड़ी बैठे देखते रहेंगे। पागलपन की वजह से अगर कम्युनिज्म लाना चाहे, ये चिल्ली के संदर्भ में उन्होंने कहा था। और कमाल की बात ये वो भी 9/11 था 73 का। तो इन्होंने ये वाला 9/11 के नीचे वो दबा दिया, अब उसका जिक्र नहीं। ये तो खुद किया था ना, हाँ खुद किया था ना, तो उसको तो कंसीडर तो क्या पता 9/11 तारीख ढूंढ के किया, आई डोंट नो। पर मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई देश नहीं बचता जहां पर वो ये कहते हैं कि भाई हम डेमोक्रेसी की बहाली के लिए और अपने डिफेंस के लिए ऐसा करते हैं दुनिया में, जहां अमेरिकन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं हम। सर अमेरिकन इंटरेस्ट से हरियाणा पे आ जाओ, वो बात हरियाणा पे शुरू, वो क्राइसिस हरियाणा के थे, आप कड़े उड़े चिल्ली चल्ली हटा दिया चलो यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, क्राइसिस ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा एंड क्राइसिस ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन उत्तर प्रदेश, ये था हमारा टॉपिक। नहीं वो ठीक है, वो ये देखो बात ये है, आज भी ये पार्टियां कोई क्राइसिस से बाहर नहीं है। बीजेपी इज स्टिल इन अ वेरी डीप क्राइसिस, बहुत डेस्परेट है, ये कोई ऐसा नहीं है। एक के बाद एक जो इनकी स्थिति बनी हुई है, आज वो खिलवाड़ कर रहे हैं देश के साथ, और ये 3-4 दिन से सेशन चल रहा है, वो क्या तो बोल रहे हैं वहां पे, हैं? बोले 22 मिनट के बाद हमने कह दिया कि भाई हमें वॉर आपके यहाँ एस्केलेट नहीं करना और हम बंद कर रहे हैं इसको। क्या से क्या मतलब बौखलाहट में बोलते जा रहे, क्या ट्रम्प बोलता जा रहा है इनकी। मैं तो एक दिन मजाक कर रहा था, मैंने कहा भारत की ज्यादातर जानकारियां ट्रम्प के थ्रू मिलती हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। हो सकता है राष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा क्यों लिया ट्रम्प बता दे 2-4 दिन में, और तो कोई बता नहीं पा रहा। और वो बता भी देगा, वो बता देगा कुछ न कुछ जरूर, वो असली है वो। तो खैर मैं बात ये है, ये पार्टियां क्राइसिस में इसलिए हैं क्योंकि एक तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज की समानता है ना कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस के रिप्लेसमेंट पहले तो रीजनल पार्टीज से हुई बहुत ज्यादा जगह पे, तो 67 में हुई सबसे पहले कांग्रेस का। अगर पहला इलेक्टोरल लॉस आप देखेंगे तो 1967 में हुआ। 11 प्रांतों में गैर कांग्रेस की सरकारें आ गई, उनमें जनसंघ भी था, जो बीजेपी के जो स्वतंत्र पार्टी अलग थी, वो राजे रजवाड़ों की थी, जनसंघ थी, दिए का निशान था। तो उन्होंने संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनाई दूसरी पार्टियों के साथ मिलके, कहीं कुछ नाम था, कहीं सोशलिस्ट पार्टी था, वो रीजनल फॉर्मेशन जो हुई। उसके बाद ये एक तरह से फिर भी आज भी बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं। अभी देखो 3 तरह की रीजनल पार्टीज हैं, एक वो हैं जो बीजेपी के साथ हैं, एक वो हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, एक तीसरी कैटेगरी उनकी है जो कदे खिलाफ हो जाए और कदे विरोध में हो जाए, जो असली डेमोक्रेटिक है जो डेमोक्रेसी का सही फायदा उठा रहे हैं। वो डेमोक्रेसी से उनको कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, कुछों का है आप कह सकते हो, वो मजबूती के साथ लड़ भी। मान लो तमिलनाडु की सरकार है, केरल की सरकार है, वो ये कहते हैं कि हम शिक्षा जो है वो राज्यों का विषय है, तो अगर नई शिक्षा नीति वो हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे उसे हम मंजूर नहीं करेंगे।
या मान लो गवर्नर जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं उन सरकारों के साथ, एक के बाद एक इस तरीके की बदअमनियां पैदा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके कहना पड़ा। ऐसे थोड़ी होता है यार, चुनी हुई सरकारें, तुम लो और उनको ऊपर बैठ जाते हो फाइलों के ऊपर, ये नहीं चलेगा। मतलब जो भी, खैर सर, अपन बात ये कह रहे थे कि उसकी रिप्लेसमेंट फिर अल्टीमेटली बीजेपी ने ले ली, जहां वो रीजनल पार्टीज थी बहुत सारी, उनको सेट पे लगे। अब मान लो उड़ीसा में आज बीजेपी की सरकार है सडनली, और वहाँ वो जो अपने पटनायक साहब हैं, नवीन पटनायक साहब, नवीन, उनको उन्होंने चौपट कर दिया, अलग थलग करके साथ रहे वो। उनकी भी गलती है, गलती है उनकी भी, अपा राजनीतिक गलती है, मैं वैसे गलती नहीं कह रहा। वो ठीक है, नहीं बात तो ये है ना कि भाई हम उसको अच्छा कहे गलत कहे, हमें पूछता कौन है। वो तो एक फैक्ट है, हो गया। सर मैंने आपसे वो बात आपने नहीं बताई, बाकी आपने सारी बातें रेफरेंस के थ्रू बताई। मैंने आपसे एक बात 2-3 शब्दों में पूछी थी, वो आपने नहीं बताई। क्राइसिस ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा प्रदेश, टेल मी द रीजंस। और इसके साथ साथ में रीजंस के साथ साथ में हरियाणा, रीजंस के साथ साथ में न्यू फॉर्मेशन क्या होंगी उनके लिए? नहीं हरियाणा में मतलब जो कांग्रेस का क्राइसिस है ना, ये तो एक बार तुम कांग्रेस वालों से पूछो, क्राइसिस वो मानने भी एक नहीं। सारन गुजली, आप बताओ। वो मतलब उन्होंने बता रहा कि आप, मैं आपके मुंह आप वाली बात सुन, आप बोले हमारे से क्यों चिंतित हो, हम तो खुद ही अपनी हालत पे चिंतित नहीं है, उनका तो ये हाल। बात क्या है बेसिकली कि कांग्रेस का जो क्राइसिस है हरियाणा के अंदर, वो पार्टली तो नेशनल क्राइसिस की वजह से है, और पार्टली अपने यहाँ स्पेसिफिक, पार्टली या थोड़ा नेशनल की वजह से, और मेजर रीजन इस रूप में कोई आप परसेंटेज तो काटते नहीं ना कि क्या परसेंट उड़ेगा। नहीं वो मैं उसका रीजन बताता हूँ, मैं लॉजिकल बात इसके लिए कह रहा था। ठीक है आपकी बात कि भाई हर स्टेट में कांग्रेस जो है एक तरीके से लीडर, पर्टिकुलर लीडर के इर्द गिर्द घूमती है यहाँ, ठीक है ना, और वो मतलब ले दो नाम यार, नाम की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक फीचर है ये, कि जब वो सत्ता में होते हैं ना अपने प्रदेश में, तब उनके हाईकमांड कुछ नहीं होती, वो मुख्यमंत्री हाईकमांड होता है, ठीक बात, बाकी सब लो कमांड होते हैं। सर हाँ, आप बता नहीं रहे हो तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर लेता हूं। तो यहाँ जो है एक मैं ये कह सकता हूँ कि उनके अपने जो फीचर्स हैं पार्टी के रन करने के, उनके तौर तरीके, वो मतलब वैसे बीजेपी के भी वही है। मैं ये बता दूं, आप ये देखो कि यहाँ पे ये दिवालियापन नहीं तो क्या था कि खट्टर तो ठीक ठाक बैठा, उसको क्यों बदला? उनको पता था कि खट्टर को हटाना जरूरी है अगर भाजपा को जिताना है तो, और फिर वो उन्होंने वो ओबीसी का कार्ड खेलने के लिए उनको वो सैनी साहब को ले आए, जो कि एक नॉन एंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर आप देखने लगे, तो he was not a prominent leader that way। तो ये ज्यादातर प्रोमिनेंट लीडर का क्या मतलब है? आप लोग इतना इस तरीके से भाई प्रोमिनेंट लीडर का दरकिनार कर देते हो ना लोगों को, कि आदमी एक अपनी ना पोजीशन अर्न करता है लोगों के बीच जाके। वो राजनीति रही है यही भाई? नहीं ना रही तो फिर हालत भी यह है, लेकिन अब इसका मतलब थोड़ा है कि वो राजनीति की बात ना करे। 10 साल चीफ मिनिस्टर रह लिया तो आपके लिए तो फिर सोचने वाली बात तो सबसे ज्यादा ये होनी चाहिए कि एक बिना प्रोमिनेंट लीडर आपका 10 साल चीफ मिनिस्टर रह गया। मनोहर लाल खट्टर 9 साल रह गया, जितना भी रहा है, वो भी मैं उसी फिनोमिना की बात कर रहा हूँ। उसने कोई नहीं जाना था जी धन सीएम बना, और अब तो पर्चियों से सीएम बनाने लगी बीजेपी भी। पर्ची काट है, कौन पूछता है? कांग्रेस वाले भी न्यू कराया करते, वो ठीक है, वो मीडिया के सामने कौन काटे, वह भी न्यू बताया करते ये बनेगा। नहीं वो तो बताते थे, वो बात ठीक है, लेकिन उस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये एक पॉलिटिक्स के अंदर इस प्रकार की रिवायत शुरू हो रही है, जो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ,
अब भाई वो दूसरी पार्टी आप के कह सका उनके बारे में के है के ना है, मतलब बेंगे हरियाणवी, आप अपना ये ओपिनियन बिल्कुल तो सही बताओ। बात है कि उसमें गुटबाजी रही है चुनाव के अंदर भी, वो वो टिकटों ठीक के है, बंटवारे वो का हो गया, विवाद वो था, हो गया, वो दैट जो इज भी डन कुछ एंड था। डस्टेड नाउ। हाँ हाँ आगे की बताओ आप, आगे का आपको क्या लग रहा है, फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा? ब्राइट नहीं नहीं, और बात ये gloomy नहीं है, और dark? बात ये नहीं है कि भाई हम देखो कोई मतलब कोई ज्योतिषी तो है पतड़ा नहीं तो ना, देखा को नहीं हम। नहीं हम भविष्य पत्रा देखनिया तो है नहीं, ठीक है ना। अब वो अगर उनकी मान लो, मैनी टाइम्स यू नो, आप किसी की ना मतलब सुसाइडल इच्छा को ओवरकम नहीं कर सकते। अगर उनमें ऐसी है तो हमारे कितनी उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी करते रहे भाई, वो मरेगा तो मरेगा वो। हाँ, अब क्या कर लोगे आप अगर वो उस रास्ते पे। लेकिन एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते हम ये समझते हैं वो कम्युनल पार्टी नहीं है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी होती है, उनसे जो अपेक्षा की जाती है आज के दिन, कम से कम अब जो सारा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, लॉ एंड ऑर्डर की कितनी खराब हालत है हमारे प्रदेश के अंदर, वो तो इशू है ही नहीं ना। उनसे इश्यू है, ये लोगों का तो है ना कि उनको खड़ा होना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई ऐसे थोड़ी सर है। आप एक मेरे को बात बताओ, ओपोजिशन इसको सीरियस कंसीडर ही नहीं करता, जो गवर्नमेंट में है वो इसलिए सीरियस कंसीडर नहीं करते लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को कि उनको जरूरत ही नहीं है। उनको जरूरत जिस चीज से वो सत्ता में आ रहे हैं, मेजोरिटी में आ रहे हैं, जिस चीज से वो उनका रूल बन रहा है वो कुछ और है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता। देखो आदित्य भाई, आपको एक बात बताऊं हाँ, कि नस बीच दी। नहीं आप जब बात कर रहे हैं ना तो हमारा कंसर्न क्या है, ठीक है ना। हम कोई किसी का वो बताने वाले नहीं, हमारा कंसर्न है इंटरेस्ट ऑफ हरियाणा और इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। जो कोई भी हरियाणवी या इंडियन ये एक्सपेक्टेशन जरूर करेगा कि हमारा प्रदेश प्रगति करे, अच्छे खुशहाली की तरफ जाए। हमारे यहाँ ये जातिवाद फैलाने की कोशिश, ये सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती का जहर ये नहीं फैलना चाहिए। एक सद्भाव पैदा हो यहाँ, और हमारे यहाँ इस तरह की संभावनाएं ग्रो करने की हैं, उन पर बहस हो। अगर ये जनता एक बार इस एजेंडा को पकड़ लेती है ना तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उसका असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, पर और ये वो डेवलपमेंटल opposition- पॉलिटिक्स होएगी कैसे? ये बात लोगों में पहुंचेगी। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का एजेंडा जब केंद्र में आएगा, जब लोग इसको उठा लेंगे, तो लोग और कैसे अवेयर होंगे? ये उठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा दिन तक ऐसे, अब यूथ देखो हमारा बेरोजगारी की कितनी भयंकर समस्या, हाईएस्ट है, नशाखोरी का आप स्थिति देख लो, बहुत है। मतलब रोना आता है हालत देख के, नौजवानों की स्थिति क्या बनी हुई। ये जो विदेशों में जाकर जिस तरीके से फिर हथकड़ी बेड़ी लाला के पटक गए आड़ है, ये मतलब एक बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि हमारा समाज जो है वो गहरे चौतरफा संकट से घिरा हुआ है। एम्बैरेसिंग भी है ये, बहुत खराब स्थिति है हमारे लिए, अपमानजनक है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आखिर ये युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी, क्या इसका बनेगा? हम क्यों नहीं रोजगार के सवाल के ऊपर हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री लगे, कोई मान लो स्कूल बंद हो रहे हैं, अध्यापक नहीं लगाए जा रहे, और सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, निजीकरण होता जा रहा है, तो उन पॉलिसीज के अगेंस्ट जनता को लामबंद तो होना पड़ेगा। अभी आप देखो 9 जुलाई को हड़ताल हुई, वो 25 करोड़ लोग सड़कों पे आए देश में, और हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में, मतलब 50,000 लोग सड़कों के ऊपर थे उस दिन 9 जुलाई को। ये एक बात स्लोली मुद्दा आधारित पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं ना, उसके इर्द गिर्द इश्यू बेस्ड ये पॉलिटिक्स है, प्रिंसिपल ये तब होगी जब जनता इन्वॉल्वमेंट अपनी कर लेगी। अपन जब तक किसी दूसरे के साथ अपना भविष्य अटैच कर देंगे ना कि फलाना हो तो बात बने भाई, ये फलाना हो जाए तो नहीं हो जाए, कोई अवतरित नहीं होने वाला उस तरीके से। उस प्रकार की ये जो समझ और अपेक्षा लोगों की
होती रही है उससे हटके एक एजेंडा सरोकार वैकल्पिक विकास का मॉडल उभारना पड़ेगा। आप जैसे लोग, कोई हमारे यहाँ के प्रोफेसर लोग, लेखक हैं, अखबार नवीस हैं, विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो बैठे इसके ऊपर चर्चा करें। हमारी कृषि की स्थिति क्या है, उद्योग की क्या है, हमारे महिलाओं की दशा कैसी है, हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित हैं, अन्य तमाम जो तबके हैं, हमारा सामाजिक वातावरण किस तरीके का है। अब एक बात देखो, एक लड़की यार अच्छी टेनिस की जानी मानी खिलाड़ी, गुड़गांव जिसको मिलेनियम सिटी कहते हैं, वहाँ एक बाप अपने हाथ से गोली मार देता है। ये कोई एक घटना की तरह से नहीं देखना चाहिए हमें, इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक जो है पिछड़ी मूल्य व्यवस्था, और वो केवल पिछड़ी भी नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि पुराना सामंती सिस्टम का जो क्या कहते हैं नकारात्मक जो तड़ छटका आग्रह ना, जिसने जो तड़े जम जाए आग्रह, उसकी तो हुआ, और जो नया आया था उसका विकृत रूप, उसका भी स्वस्थ नहीं है। डेमोक्रेसी भी जो आई वो स्वस्थ वाली नहीं है, उसकी भी तड़छट मारे जो जम आई, दोनों का मिश्रण हो गया। और ये उस तरीके का है कि वो अपनी बेटी को इस मामले में मतलब कि वो खेल ले या एकेडमी चला, जैसा भी कह रहे, या वो मतलब जो भी है डॉक्यूमेंट्री बनाया या रील बनाए, बताइए क्या बात है। और मतलब टोंट मार दिए उसके ऊपर के तू छोरी का खाव है, इसलिए बोला उसने बेचारा नहीं कदम उठाना पड़ा बेचारा अलग से। अच्छा अब तू न्यू बता भाई, जिन टोंट मारा उसका ना जड़े उसने दो इतना मतलब वो पक रहा था, अगर बाहर उस तरह से वो बेटी है पाई उसे। जबकि वो तो देखो केवल उसके अपने परिवार का शौर्य नहीं है, केवल उसी का सुंदरता नहीं है, वो हमारे हरियाणा के समाज की सुंदरता है पूरी की पूरी। मतलब उस नहीं, ये बैकवर्ड चीजें तो अभी भी दिमाग में है ही। अब इनके खिलाफ जो है एक वातावरण निर्मित करना बहुत जरूरी है। चलो अच्छी बात ये है कि मैं उसमें एक दिन फिर उनका ना एक वो वीडियो है, वो कारवां करके, कारवान मैगजीन का, वो नहीं कारवां उस वीडियो का नाम है, जो उनकी जो लड़की राधिका उसने उस लड़के के साथ जो बना रखा है कारवां, उस रील का नाम है, यूट्यूब पे जो पड़ी है, उसके ऊपर जो कमेंट थे वो सैकड़ों कमेंट आए हुए हैं, वो मैंने पढ़े। कम से कम उससे जरूर ये भरोसा मिलता है कि ज्यादातर लोगों ने उसकी निंदा की है, बुरा मनाया है, इस बात का खेद प्रकट किया है, अपना दुख मानना है एक तरीके से उन्होंने उसको। तो ये जो सोच इस तरीके की, अगर मैं तो कह रहा था भाई, अगर वो जो वहाँ पे वो जगमती का लेख छपा था द ट्रिब्यून के अंदर, इसी बात उन्होंने कहा कि वो जो पहलवान लड़कियां हमारे यहाँ जिन्होंने मेडल लेके आई, अगर उनके घरवाले भी वो ताना कशी सुन के अगर उनको जाने नहीं देते कुश्ती करने, तो क्या बनती? कहाँ आने थे मेडल वेडल कुछ भी। और कितना बड़ा उन्होंने नाम रोशन हुआ, नहीं संघर्ष भी किया फिर जंतर मंतर पे जाके वो पूरा स्ट्रगल के खिलाफ। ये कुछ ऐसी सकारात्मक चीजें भी हैं जो उभर के आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो इस स्पेस को भरेंगी जरूर। और उसमें से मुझे लग रहा है कि एक नया राजनीतिक और सामाजिक कथन जो है, नैरेटिव, वो निकलेगा उसमें से। आपने महिलाओं की बात और एक इसके साथ मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। मैं जब हरियाणा की पॉलिटिक्स देखता हूँ तो दो चीज़ों पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता ने काम नहीं किया है। एक तो वो है जेंडर के ऊपर में, स्पेशली महिलाओं के ऊपर में, और दूसरा कास्टिज्म के ऊपर में। कास्ट की जो बेड़ियां हैं उनको थोड़ा और ढीला करने के लिए इनफैक्ट वो सब आप ही की तरह जवाब देते हैं कि ये समाज की जाति तो समाज की सच्चाई है, इतना आसान तरीके से उसको एक्सक्यूज कर देते हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किया। तो मतलब इसके ऊपर मैंने ये कहा मतलब जातिवादी संरचना हमारे समाज की एक सच्चाई है। मैं तो ये कहता हूँ कि उसको तोड़ना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। वो अब आप उसमें और वो मेरे को ये तब टूटेगी जब हम जाति की बजाय वर्गीय एकता करेंगे। और 9 जुलाई का जो मैंने उदाहरण दिया, उस दिन किसान और मजदूर इकट्ठा सड़क के ऊपर था,
अपने साझे मुद्दों सर के। किसान मजदूर तो परंतु रहता मैं है। तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, इनकार नहीं कर रहा जो तुमने ये कहा कि जाति के ऊपर बहुत कम मतलब लिखा और बोला गया है, और इसी तरह जेंडर पे, हाँ, महिलाओं के बिल्कुल। ऊपर में आप और जाति के ऊपर में हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, हरियाणा की राजनीति में कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एक नेता ने काम नहीं किया है। उसका रीजन क्या है, और साथ ही साथ में क्योंकि आप उनको अभी भी उसी तरीके से ट्रीट करने की चीजें समझते हो जैसा आप करते आए हो, या उसमें आप बदलाव की सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आप उनको एक तरीके से ऑप्रेस करके हमेशा रखना इस चाहते हो। सामाजिक काम की अपेक्षा जब तक हम नेताओं से करेंगे ये होने वाला नहीं है, निराशा निकलेगी उसमें से। हमें इस काम को समाज सुधार के रूप में समाज के स्तर पर उभारना पड़ेगा। किसी नेता विशेष से ये अपेक्षा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ब्रॉडली जो मुख्य धारा की राजनीति है वो तो एक्सप्लॉइट करते रहे इसको। तो ये जो तबके भुगत भोगी है ना, उनको खड़ा होना पड़ेगा ये जाति का मतलब जो जकड़न तोड़ने के लिए और परस्पर सद्भाव बढ़ाने के लिए, और इसी तरीके से ये सांप्रदायिकता भी एक बड़ी समस्या की तरह से है। हमारा 1947 में जो तकसीम हुआ ना देश का, उसका बड़ी भारी त्रासदी थी, वो दुनिया में ऐसी कहीं नहीं हुई बताते हैं। अगर दूसरी कोई बड़ी त्रासदी है तो फलस्तीन की ही कह सकते हो आज के दिन, जो हर आदमी के दिल को दुखा रही है। वो हमारे साथ जो हुआ उसका अब तक भी प्रभाव, और उसको बुनाया जाता रहा उस तरीके की सांप्रदायिक फीलिंग्स को, ये रहा, और वो माइग्रेट करके चले गए। बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या जो है वो बॉर्डर के परली तरफ चली गई। उसका असर इस रूप में बाद में जो प्रचार होता रहा, मारकाट हुई भाई, उनका ये कर दिया, उनका ये कर दिया, इस किस्म की जो चीजें हैं वो फिर आरएसएस बीजेपी ने लगा लो, या जो दूसरे भी मतलब तत्ववाद और फंडामेंटलिज्म किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ वो खतरनाक होता है। उन्होंने उसको भुनाया भी, तब मुस्लिम लीग ने भुनाया, हिंदू महासभा ने भुनाया, अब ये लोग भुना रहे हैं उसको उसी तरीके से मतलब। लेकिन लोग मोटे तौर पर लड़ना नहीं चाहते इस बात के ऊपर। ये हमने देखा जो 2 साल पहले जिस तरह इन्होंने मेवात में कोशिश की थी, हिंसा करवाई, उन कुछ बेकसूर लोग मारे भी गए, तब इन्होंने सारे को फैलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। और ये एक ऐसा सकारात्मक संदेश भी लोगों के अंदर है। और हमारी मतलब जो धर्मनिरपेक्षता की विरासत भी 1857 की बहुत ही मजबूत विरासत है, जहां पर आप देखो हांसी के अंदर हमारे मिर्जा मुनीर बेग और लाला हुकुमचंद जैन दोनों को इकट्ठी फांसी हुई, और वो फ्रंट रनर थे रेवोल्यूशन में, फ्रंट रनर। यू आर राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो और रांगड़ उनके साथ रांगड़। और ये एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हाल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ इतिहास को उठा के उस तरीके से हमारे यहाँ मतलब नवाबों के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ भी, अंग्रेजों के खिलाफ। सर नवाब राजा की तो बात होगी, आप मेरे को मैं घुमा फिरा के मैं वही वापस चला जाता हूँ। आप मेरे को इसका वही आ जाओ, कोई बात नहीं। आपने जैसे कहा कि एज ए सोसाइटी हमारे को इवॉल्व होना होगा अगर हम अपने महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहते हैं और कास्ट को कम करना चाहते हैं या ये कास्ट को पीछे छोड़ना चाहते हैं। पर इसके तरीके क्या होंगे फिर? और फिर इसको आप हरियाणा जैसी सोसाइटी में जहाँ पे आपके अंदर इतना कास्टिज्म है ऑलरेडी कि आपको यही फील नहीं होता कि ये कास्टिज्म भी है, क्योंकि आप मारे खड़े हैं, हम तो बराबर मानना है, बराबर बैठे हैं नहीं तो। और औरत के साथ में मतलब बराबरी भी है, औरत के साथ में और क्या क्या करेगी? हाँ नहीं तो देखो, इस तरीके की चीजें जो है ना, ये मतलब इस तरह से कोई एक तरफा नहीं है जैसे तुम कह रहे हो। मैं तो एक तरफा मैं ये मानता कह रहा हूँ, नहीं वो हो सकता है कि जो एक पक्ष जो तुम कह रहे हो वो हावी हो ज्यादा, लेकिन दूसरा है ही नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। आप दूसरा बताओ। नहीं देखो, विज्ञान में क्या होता है कि जो अपोजिट का संघर्ष होता है, अपोजिट चीजों का, उसमें से एक डोमिनेट कर जाए, दूसरी रिसेसिव रह जाए, दबी हुई रह जाए, लेकिन उस दबे हुए स्वर को भी ढूंढा जा सकता है, उभारा जा सकता है, उसको साथ लेना जरूरी है। तो मतलब मैं अगर ये कहता हूं कि भाई
जातिवाद बढ़ रहा है तो किसी स्तर पे घट भी रहा है, लोग अपने अनुभव से सीख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर महिलाओं के प्रति एक रुख मतलब परंपरागत और पितरी सत्ता का अगर रहा है उस तरीके से सामंती के, इसका क्या मतलब है भाई, बीरबानी घर आ रहा है आगरा घर आ रहे, वो उसमें बदलाव आ रहा है। अभी जो मैंने आपको इस बात गुड़गांव की घटना का जिक्र किया, आखिर उस लड़की ने भी कोई रेजिस्टेंस तो किया, असर्शन तो किया है ना, उसका नतीजा क्या रहा? नहीं मैं कह रहा हूं नतीजे के बावजूद असर्शन है ना, कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। इन लड़कियों ने ब्रजभूषण जैसे को खींच के कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? सर यार ये बहुत बड़ी चीज, आप उसको बहुत बड़ी चीज को छोटी मैं चीज ये से कह रहा समझा हूँ, रहे ये हैं। छोटी वो सी ना है। ऑलरेडी पावरफुल लोग ये हैं, वो छोटी खड़े सी हो नहीं सकते है, हैं। ये बहुत आप, मैं आम हरियाणा की औरत की बात ये कर रहा कह रहा हूँ। हूँ, हाँ आम की वो खड़ी हो प्रतिनिधि सकती ये है क्या? संकेत है उसके। ये कई जगह जब पानी मरा कर ना न्यू दिखा करे यार 4 टोपे तो पानी पड़ा है के बाद, वो 4 टोपे नहीं, वो रिश्ना दिख उतना ही रहा है। तो ये तो यो गणाया दिन तक रिसा है या कौन पड़ा एली ऐसे नहीं होता, घने दिन तो उषाए नहीं है। एसर्शन महिलाओं के स्तर पे या दबे कुचलों के स्तर के ऊपर नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बिल्कुल वो नहीं। कर सकते हैं प्रोटेस्ट ब्रजभूषण के, और क्या वो मोदी के खिलाफ भी कर सकते कर हैं, रहे हैं वो क्योंकि वो उस लेवल के एस्टेब्लिश्ड है। आप आम घर के बच्चों की बात बताइए। हाँ मैं आम की बात बता रहा हूँ, ये बेटियां आम ही थी जिन्होंने लड़ाई, वो जो हमारे एथलीट लड़की जो जूनियर कोच थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को चैलेंज किया उसने, तो छोटी बात है कि उदाहरण जो है, अगर हमारे आप फिर कहोगे कि पीछे न चले गए, अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो पीछे न जा, फिर उठा के इधर ले आते। मतलब उस हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, शहीद उधम सिंह का लेते हैं, एक के का नाम होंगे। अब आपको एक ने क्या हुआ, एक तो वो एक नहीं था, वो प्रतिनिधि थे उनके। आप अगर मान लो भक्ति काल की या सूफी काल की बात करोगे तो कबीर जी एक नहीं थे, गुरु नानक एक नहीं थे, रविदास जी एक नहीं, बुल्ले शाह एक नहीं थे, बाबा फरीद एक नहीं थे। वो जनप्रतिनिधि थे, उपेक्षित और दबे कुचल तबकों के। और वो सारे दलित थे और उनको आपने प्रमुख सोसाइटी में जगह नहीं दी, इसलिए उन्होंने अपने भगवान को अलग चूज किया, रादर आप वाले भगवान को, उनकी जगह, चाहे वो रैदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे दादू हो, चाहे पलटू हो, उनकी जगह है कि नहीं आज ये बता। उन्होंने अपने आप बनाई ना, उस तबकों ने बनाई ना। जब आपके भगवान में उनको आप लोगों ने स्पेस दिया ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये दलित है, ठीक है भाई, मैं और मेरा भगवान हम अलग से उसको मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्जेक्टली, मैं सहमत हूं इस बात से। वो इस बात के उदाहरण है कि उन तबकों ने अपनी जगह बनाई और अपना भगवान बनाया और उस एक भगवान को चैलेंज किया, और उस भगवान से और सारी जो रूढ़िवादी चीजें थी उनके खिलाफ इतना तगड़ा प्रहार किया कि वो तोड़ी तगड़ा प्रहार किया और उत्पीड़न झेला और उत्पीड़न करनीय। और महात्मा फुले सावित्री बाई फुले का पत्थर मारनिया का नाम को नहीं उनका है। तो इसका यही कारण है कि उन तबकों ने उसको जिंदा रखा है। ये अब नाम जो है ना, तुम देखो अम्बेडकर साहब का नाम कम हुआ, बढ़ा है ना, क्यों? इसलिए बढ़ा है क्योंकि वो तबके एसर्ट करना शुरू कर रहे हैं अब। और वो केवल जाति विशेष के लोग नहीं है। हमारे किसान आंदोलन में हमने अंबेडकर जी की, अपने भगत सिंह जी की और चौधरी छोटूराम की इकट्ठी तस्वीरें देखी थी बॉर्डरों के ऊपर जब हम वहां रहते, मैंने भी देखी थी। तो ये एक परिवर्तन आ रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, उसके महत्व को समझ के उसको वेट देने की जरूरत है। परंतु मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ी ताकत की तरह से खड़ा हो गया है, नहीं, मैं आशाजनक जरूर हूं, लेकिन उसकी ये जिम्मेदारी बनती है जितने भी सूझवान और प्रगतिशील लोग हैं प्रदेश के, और आप जैसे जो मीडिया वाले लोग, हमसे तो चलो नहीं, ये छोटी बात नहीं है। अगर आप आज हम ये बात करने का मौका दे रहे हो, छोटी बात थोड़ी है, बहुत कुछ है, ये लाखों लोगों में जाती है बात। और ये अपने आप में जो आप ये आप कर रहे हैं, जो आप धरातल के ऊपर खड़े हुए हो ना, ये किसी चीज का संकेत है।
हाँ। ये हम कह रहे हैं ना कि हरियाणा में पब्लिकेशन, इंस्टीट्यूशन, हमारा मीडिया, हमारे अखबार, उनकी कमी है। उस कमी को भरने की दिशा में है ये उभार, जो छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन बड़ा उभार की तरीके से आगे जाएगा। क्योंकि एक चीज मरणासन पर है, ये मान के चलो। कम्युनिस्ट पार्टी, देखो एक चीज मरणासन पे है, वो कौन सी है कि जो गुजरी हुई ताकत है, जिसका जमाना लद चुका, और एक नई चीज है। कम्युनिस्ट पार्टी तो आने वाले जमाने की प्रतिनिधि है। आप अपनी बात पूरी करो, मैं बता दो, नहीं हो तो कार्ल मार्क्स जो थे, जिस टाइम पर कोई भी कम्युनिस्ट नहीं था, खुद कार्ल मार्क्स भी नहीं थे, तब भी कम्युनिस्टों से थर्राते थे शासक उस समय के। और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की पहली लाइन है, यूरोप को एक भूत सता रहा है, कम्युनिज्म का भूत। कोई कम्युनिज्म नहीं, कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, 1848 में। ये इसलिए पूंजीवाद संकटग्रस्त व्यवस्था है, वो गुजरे हुए जमाने की चीज है। जैसे सामंतवाद गया, हमारे यहाँ अगर सामंतवादी मान मूल्य और इस प्रकार की वैल्यू सिस्टम है, वो जाएगी। हमारे यहाँ तो थी नहीं, आपने जैसे कहा फ्यूडल सिस्टम नहीं था, क्योंकि फ्यूडल हम खुद ही सिस्टम फ्यूडल नहीं था, बट फ्यूडल वैल्यूज थे, क्योंकि हम थे क्योंकि ना भैया विचार और फ्यूडल सिस्टम हमेशा जो शासक वर्ग होते हैं ना, उनके होते हैं, डोमिनेट वही करते हैं। तो हमारे यहाँ उस तरह का फ्यूडलिज्म ना भी हो, तो भी फ्यूडल सिस्टम एज ए होल तो फ्यूडल ही सिस्टम था ना वो। तो उसके मूल्य वो प्रचलित होते हैं, कहीं भी देख लेना आप, मतलब के शासक वर्गों के जो विचार होते हैं वो डोमिनेटिंग आइडियाज होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। बट दूसरा आइडिया जो दबा हुआ है वो ज्यादा ताकतवर होता है। तो वो एक गुजरते हुए जमाने की तो आप चीज है। आप और एक क्या कहना चाहते हो कि आज का जो आइडिया है हरियाणा में, वो डोमिनेटिंग कास्ट का या डोमिनेटिंग लोगों का नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जो पहले वंचित थे, जो पिछड़े थे, और उनका एक अब मोबिलाइजेशन हो रहा है। कास्टों के बारे में लोगों को ना अब ये पता चलने लग गया कि ये एक भ्रम की बात है। किसी पर्टिकुलर जाति का कोई अगर ठेकेदार बन के दावा करता है तो अपने लिए कर रहा है, वो कोई बहुत ज्यादा आप जाति कास्ट को का भ्रम की बात कैसे कह सकते हैं? हो? आप मानते हो कास्ट भ्रम की बात है? मैं ये कह रहा हूँ कास्ट का अस्तित्व भी भ्रम ही है एक तरह का। पर ये वो भ्रम है जो कोई भी आदमी भूलना नहीं चाहता, भूलना, जो बड़ी कास्ट वाला है स्पेशली। कोई बड़ी कास्ट लंबी चौड़ी, वो जिनको हम बड़ी कास्ट कर रहे हैं वो किसान भी हैं और उनका उत्पीड़न भी हो रहा है, उनके बालक बेरोजगार भी हैं, वो कर्जे के तले भी दब रहे हैं। तो वो जो वास्तविक सच्चाई है वो उनके जो मिथ्या पहचान है उसको धराशायी कर रही है, उसको कमजोर कर रही है, उसको तोड़ रही है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक बात है, ये बात है। और उसमें ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक चेतना का भी निर्माण और संचार हो रहा है, इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। इस चीज को हमें ना देखने की जरूरत है। ओके, ब्रेक लें, एक दो क्वेश्चन और रह गए। हाँ जरूर, ब्रेक लें या पूछ लें सीधा? चलन दो मेरे ख्याल में तो कोई बात नहीं। हाँ, चलते चलते सर, विजयदशमी को 1900, मैं आपके लिए तोड़ रहा था ये, 1925 को विजयदशमी को हेडगेवर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। उससे थोड़े दिन पहले उनके एक दोस्त थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, मुंजे नहीं, उन्होंने गोलवरकर, नहीं, कोई और बात है। सावरकर? अरे रुको तो सही, कोई और बात है। अच्छा तो उनके एक दोस्त है, नाम भूल रहा हूँ, मैं बता दूंगा मैं उसमें सर्च करके। उन्होंने स्थापना करी सेवा दल की, कांग्रेस सेवा दल जिसकी बात करते हैं अपन। उसी साल में क्रिसमस के अगले दिन कानपुर कॉन्फ्रेंस में स्थापना हुई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। ऑलमोस्ट 100 साल हो गए, ऑलमोस्ट क्या 100 साल हो ही गए तीनों को। आज आरएसएस कहाँ है, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या सीन है, और सेवा दल वाले कहाँ हैं? आप इसको इलाबरेट करेंगे थोड़ा सा? ये लो आप इस पे देखो। बात ये है, किसी भी दो चीजों की परस्पर तुलना ऐसे नहीं होती कि वो कहाँ है और वो कहाँ है। एक तो ये मान के चलो, नहीं, क्यों नहीं हो सकती? वो इसलिए नहीं हो सकती कि वो एक समाज की प्रचलित धारा को मतलब जारी रखने के पक्षधर है, जो कि बहुत गहरे रूप में लोगों की मानसिकता के अंदर समाई हुई है। पर वो तीनों हैं, ये तो
अरे सुनो तो सही, मैं ये कह रहा हूँ, और जो कम्युनिस्ट आंदोलन है या कम्युनिस्ट विचार है, उसको, उस धारा को ये विपरीत तैरना पड़ता है। ये मान के चला, मोटो यही, सभी ये कहते हैं कि हम विपरीत परिस्थितियों में खड़े हुए हैं। कहाँ विपरीत परिस्थितियों में आरएसएस खड़ा हुआ, बता दो। तो उस टाइम तो बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। किस टाइम पर थी? 1925 से लेके 50-60 तक। बिल्कुल भी नहीं थी। ये वो दौर है जिस टाइम पे हिटलर की तुत्ती बोला करती, इटली में मुसोलिनी की उनसे मिलकर आरएसएस बना था। तो बहुत कम्युनिस्ट वाले भी तो थे वो लोग। कम्युनिस्टों के तो उस टाइम के ऊपर कत्ल हो रहे थे पूरे सबसे कम्युनिस्ट, ज्यादा, मतलब मुसोलिनी ने मारे कम्युनिस्ट, सबसे ज्यादा हिटलर ने नहीं मारे कम्युनिस्ट। मुकदमे किस पे चले? कम्युनिस्टों पे चले। पर फिर भी पावरफुल लोग तो थे वो। भैया मैं बात ये कह रहा हूँ कि इसकी तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि आप रिलीजियस फीलिंग को यूज कर रहे हो। रिलीजियस फीलिंग को यूज ना करना क्या गुनाह है? ना करना नहीं, गुनाह, मैं तो ये कह रहा हूँ एक्सप्लॉइट करना गुनाह ही होता है। निजी विचार है धर्म किसी व्यक्ति का, आप उसको कम्युनिटी एज ए होल का बना के राजनीति के साथ मिक्सचर करके दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत के रूप में अगर फैलाते हो, गुनाह है ये। पर ये मानव के खिलाफ, मतलब अपराध है ये, मानवता के खिलाफ। आप अब देखा नहीं, कल परसों वो बड़ा धर्मांतरण कर रही थी, वो नन जो है क्रिश्चियन नन, उनको छत्तीसगढ़ में जेल में बंद कर दिया, कल जमानत भी ना हुई। ये क्या है मतलब? पर आप एक चीज आप मेरे को ये बताओ कि वो अगर कोई, आप इतने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार करो, कोई माने ना माने वो आपके ऊपर है, दूसरे धर्म के खिलाफ आप नफरत नहीं फैला। तो कम्युनिज्म की और आरएसएस की इस रूप में कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस दिन वो स्थापना हुई थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले आरएसएस का कोई विचार ही नहीं था। वो सब कुछ होता है। या मैं ये कह रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टी भी अगर 20 में या 25 में स्थापना हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले कोई कम्युनिज्म का विचार नहीं था। उनका भी था मतलब। लेकिन सवाल ये है कि आरएसएस एक मतलब संगठन के रूप में, अगर आज मैं कोई उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि वो ताकतवर नहीं है वो ताकतवर। और उन्होंने सत्ता में आके सत्ता का दुरुपयोग कर करके भी ये स्थिति अपनी बनाई है। ऐसे नहीं है हर एक राजनीतिक सर, अपने एजेंडे के लिए कौन सी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती? अपने आइडियोलॉजी नहीं करती। जो करेगी उसकी आलोचना होनी चाहिए उस राजनीति की जो अपने एजेंडा के लिए बनाए अगर सत्ता को। कम्युनिस्टों ने नहीं किया। कम्युनिस्टों ने लैंड रिफॉर्म्स किए। कम्युनिस्टों ने केरल में आज मॉडल राज खड़ा किया है जहां पर अत्यंत गरीबी खत्म हुई है। पहला प्रदेश है वहां पर जहां पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं है, किसी को सांप्रदायिक दंगे करवाने की इजाजत नहीं दे दी सरकार। और यही बंगाल के अंदर था। वो ज्योति बसु 34 साल शासन किया, 15 लाख एकड़ जमीन जो है लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई। और केरल, बंगाल और त्रिपुरा 3 प्रदेश हैं जहां लैंड रिफॉर्म्स हुए, कम्युनिस्टों के किए हुए हैं। और जमीन देना भूमिहीन को छोटी बात नहीं होती, उसका जीवन बदलने की बात होती है। और उन्होंने शासन को उपयोग नहीं किया। बता दो कोई से मुख्यमंत्री पर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, कोई से के ऊपर बता दो। मतलब कितने साल तक मुख्यमंत्री रेमानिक सरकार जैसे लोग, बिल्कुल क्लीन इमेज है हिंदुस्तान में आज भी उन बंदों की। तो अगर किसी ने किया है तो भाई वो भी गलत है। अगर कहीं पे कोई इस तरह की चीज आई हो कि कहीं पे वो प्रमाणित हुई हो कि भाई इन्होंने ऐसा किया, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने गलतियां नहीं की होंगी, की होंगी। कम्युनिस्टों का फिर डिक्लाइन क्यों हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में? मतलब राजनीति में डिक्लाइन नहीं कह सकते, वोटों का डिक्लाइन कह सकते हैं। अब आप सर बहुत घुमा फिरा के बात बता रहे हो। नहीं, अब आप पार्टी के एक वर्कर के तरीके से वर्कर की भाई देखो बात ये है नहीं सर, आप कम्युनिस्ट पार्टी क्या आप एक्सेप्ट करते हो कि कम्युनिस्ट आज के दिन बहुत कमजोर है? कमजोर करते हो? यस। उसका कारण क्या है? मैं सिंपल से ये पूछता हूँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट जो ताकतें हैं वो ज्यादा मजबूत हो गई। तो कम्युनिस्ट ताकतें क्यों नहीं मजबूत हुई? मजबूत इसलिए नहीं हुई क्योंकि दोनों की तुलना नहीं है। एक चीज है, मैंने पहले भी बताया कि उसका इस रूप में आप नहीं कह सकते हो कि
देयर कैन बी मैनी काइंड्स ऑफ चेंजेस। आप बताओ कि आपको भाई सोवियत यूनियन का पतन हो गया, 70 साल का समाजवाद, विश्व की बराबर की ताकत था ना अमेरिका के, तो लेकिन वो भी तो टूटा ही है। उसने क्या पूरी दुनिया पे प्रभाव नहीं डाले होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि कम्युनिस्ट के जो विचार थे, जो थ्योरीज थी, वो आज मिसनूमर हो चुके हैं और 1945 के बाद का जो लेफ्ट लिबरल ऑर्डर का जो समाज था वो भी अब एक पुराना हो चुका है और नई तरीके की धारणाएं इसी लेफ्ट लिबरल की जगह राइटिस्ट फोर्सेज ले चुकी। अपने आप को राइटिस्ट कहते नहीं, हमेशा लिबरल कहते रहेंगे, लेकिन लिबरल नहीं कहते वो अपने आप को ना, कहते अपने आप को कहते हैं नहीं नहीं अपने आप को कहते नहीं, राइट वाले लिबरल वो कहते ही नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ, अब मान लो अमेरिका की 2 पार्टी है, ठीक है, इंग्लैंड की 2 पार्टी एक जैसी होगी उनकी लगभग, उनकी जो बीच का जो गैप था, लेबर पार्टी और वो दूसरे मिटता जा रहा है वो, ठीक है, राइटिस्ट टर्न ले रही है विश्व भर के अंदर। तो जितना आपको ये लग रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी इररिलेवेंट हो गई, उतनी ही ज्यादा रेलेवेंट हो रही है वो, उसकी जरूरत महसूस हो रही है। उसका रीजन ये है कि जरूरत महसूस हरियाणा में भी हो रही है, पर उससे होना क्या है? होना बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। 15 साल से हो रही कि नहीं हो रही थी? 11 साल से जरूरत महसूस, 11 से क्यों, पता नहीं कितने साल से है, अभी से थोड़ी है। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जब हम पंजाब थे, आपके आज तक हरियाणा में 2 एमएलए बने शायद। मैं एमएलए की बात नहीं कर रहा, वो भी सिर्फ देवीलाल की वजह से। वो ठीक बात है, बिल्कुल उन्हीं की वजह से, नहीं तो आप उसके आगे पीछे नहीं कर बने। लेते हो, आप धरातल पे भी देखो सर। धरातल की ही कह रहा हूँ, बड़ी भी जो बातें हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम जितने कमजोर है ना, उतनी ज्यादा प्रासंगिकता बढ़ रही है हमारी। कहाँ बढ़ रही है? प्रासंगिकता कैसे? तो सर उसकी रेलेवेंस इसलिए क्योंकि विकल्प उन्हीं के पास है इस क्राइसिस का, और किसी के पास है नहीं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है वो। क्या विकल्प है बताओ आपका? विकल्प ये है कि ये जो न्यू लिबरल कंपनसेशन, ये जो कैपिटलिज्म है, इसके खिलाफ एक जो गैर कैपिटलिस्ट मॉडल है, जिसको सोशलिस्ट मॉडल कहते हैं, वो है। तो सोशलिस्ट मॉडल इंडिया में है, यहाँ भूख है, अब बांट लो भूख एक दूसरे में। कैपिटलिस्ट अमेरिका है, वो तो कि खाना है भूख तो है। बांटने का मॉडल नहीं होता। जो सोशलिज्म है वो अमीरी को बांटने का मॉडल होता है, वो भूख को खत्म करने का होता है। सोशलिस्ट वाले भैया एक बात सुनो, आप, मैं 2 नंबर पे आऊंगा, वो है कहाँ, ये 2 नंबर पे आओगी बात। लेकिन एक बात देखो कि मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान डिस्पैरिटीज में सबसे वल्गर डिस्पैरिटी है यहाँ, है कि नहीं? 1% लोगों के पास 40% संपदा है देश की, बिल्कुल है। और जो 50% नीचे के लोग हैं उनके पास 3% है सिर्फ। ये कोई मतलब स्वीकार किया जा सकता है? ये नो, दिस कांट बी एक्सेप्टेड, दिस विल हैव टू बी चेंज्ड। और इसको who will change it? मैं ये कह रहा हूँ, इसको जनता चेंज करेगी। और वो एक ऑल्टरनेट मॉडल, लेफ्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज एंड द पीपल, उनको करना पड़ेगा, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो हारेंगे भी, जीतने के भी, ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे। ये तो एक प्रक्रिया है जो कुदरती बात है, कोई ऐसे सिंगल लाइन नहीं है कि भाई केवल ऊपर को ही जाएगी और नीचे को नहीं गिर सकती। गिर सकती। पर सर आप, मैं तो कह रहा हूँ, हम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लोग जमीन की सच्चाई को जानते ही नहीं हो। आप दिमाग से रशिया में ही रहते हो या कहीं और ही रहते हो, कम्युनिज्म माइंड से। आपको पता ही नहीं है। आप ऐसे बात, मतलब मैं आपको पता नहीं, पर्टिकुलर आप नहीं कह रहा, मतलब कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो मतलब इस तरीके की बात करते हैं। आप हमें ये बता, आप एक बात बताओ कि एक पहले एक नारा होता था कि गॉड इज डेड एंड मार्क्स इज आल्सो डेड एंड आई एम आल्सो नॉट फीलिंग वेल। तो नहीं, मुझे एक बात बता दो भाई, धरातल की सच्चाई क्या है? चलो ये बता दो। धरातल की सच्चाई तो ये है कि आप लोग उनकी भावनाओं को, देश के लोगों की भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे। ठीक, देश की समस्याओं को मैं यूं कह रहा हूँ, है क्या आप समझा तो दो। गरीबी, गरीबी ने कम्युनिस्ट नहीं समझते। कमाल की बात है। सबसे ज्यादा उनके लिए संघर्ष करने वाले हैं, सबसे ज्यादा नतीजा भी तो लेके आओ, स्वाद आवना के संघर्ष में और की या डिस्पैरिटी भी तो उन्होंने बताई होंगी। आंदोलन जी, एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है ये भी तो उन्होंने बताया है। आंदोलन किसी की इच्छा से खड़ा नहीं होता, आंदोलन धरातल पे टिकता हमेशा। नहीं, वो तो ठीक है बात।
परंतु चल मैं एक बार ना अपने न्यू का आगरे वो गाडे लुहार थे तो वो लुहारी बलद बेचे थी मेले में, पशुओं के मेले में, तो उड़े जोड़ कर देख लिया करे बलद ना, चला के देखा करे। तो वो चौधरी बोला उस तो लुहारी थे भाई बलद तेरा बोली इतने का है देख ले, बोला जोड़ के देख लेता हूँ। उसने वो जोड़े हड़ में जोड़ते हैं, उसने टिटकारी दी होगी चलान खाते रहो, बैठ गया। वो जो लोहारी वाला बलद था बोले लोहारी ये तो बैठ गया, तो बोले गऊ के जाए है क्या हो गया बैठ गया, तो तेरा भी तो खड़ा है ही न के किला पाट दिया। तो मतलब जो घने टीरी खां हैं उनने तो बहुत ज्यादा कुछ कर दिया कि कम्युनिस्ट तो कमजोर रह गए, ठीक है। और जो दूसरे हैं मतलब बीजेपी का धराटपाट रह गए, या मान लो कांग्रेस पार्टी का या और कोई सी पार्टी का, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम अंडर क्राइसिस है। आप इसको अंडर क्राइसिस कभी नहीं होता सर, ये शब्द होते हैं क्राइसिस को, शब्द नहीं होते हैं दुनिया में। आप बता दो कि भाई आज के दिन मैक्सिमम बेरोजगारी है कि नहीं है, एक। नंबर 2 जिसको इकोनॉमिक क्राइसिस कहते हैं, तो इनका सोल्यूशन तो बताओ सर। ओहो आप तो कह रहे होता ही नहीं क्राइसिस, सोल्यूशन क्या? नहीं सुनो मैं ये कह रहा हूँ क्राइसिस है क्या? क्राइसिस होता है ओवर प्रोडक्शन का पूंजीवाद में। प्रोडक्शन है, परचेजिंग नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, इसको कहते हैं क्राइसिस। और उसके अंदर परचेजिंग पावर ना होने की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो टेक्नोलॉजी जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए आई थी उसने जनता को बेरोजगार कर दिया उस टेक्नोलॉजी ने। ये है पूंजीवाद की निशानी, ये है उनका संकट। उसको वो हल नहीं कर पा रहे, युद्ध कर रहे हैं, युद्ध का सामान बना रहे हैं। वो उस संकट की वजह से ही है। आज क्या कह दिया ट्रंप ने, वो कह रहा है 25% जुर्माना ला दिया मैंने भारत पे, वो रूस से तेल और रूस से हथियार खरीदता है, इस नाम का दंड है। मतलब वो दंड लगाने वाला हो गया। ये है उसका संकट जिससे वो बौखलाया हुआ है। तो देखो आप कम्युनिस्ट लोगों ने कुछ किया होता, आपकी सरकार होती तो आज वो ये थोड़ी ना कर अरे जहाँ कम्युनिस्ट था हुआ तो तेल भी देने लग रहे हैं, रुपया में दे हैं रे बिना डॉलर के इतनी तईब भी वो बना रहे हैं कि भारत के साथ अपनी मतलब भारत डूब जाए तो अलग बात है, क्योंकि ये तो भुगत इसलिए रहे हैं कि ये असल में अमेरिका की तरफ झुक गए। वरना फलस्तीन के मामले में से कभी भी नहीं हुआ कि इजराइल के साथ बहुत गलत था खड़ा हो जाए भारत जो है वो फॉरेन पॉलिसी। तो और हमने अपनी इतनी सेल्फ आइसोलेशन करवाई है विदेश नीति के अंदर, आज कोई देश नहीं हमारे पास खड़े होने के लिए। मतलब वो जो आतंकवादी कार्रवाई बताने खातिर एमपी भेजने पड़ रहे दूसरे देशों में, समझा खाओ के सो दिवालियापन ये इस तरीके का है। ये हम अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हो? कम्युनिस्ट लोग क्या जिम्मेदारी मानते हो? आप मानते हो? मैं इस समस्या को कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्टों से बाहर से देखना चाहता हूँ। ये एक समाज की जिम्मेदारी बनती है। आप इसको सिकोड़ के एक पार्टी के साथ करेंगे नहीं, मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ। नहीं मैं अपना ही ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरियाणा के अंदर एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूपांतरण का विकल्प पेश करना चाहिए। कि वो क्या हो सकता है, राजनीतिक विकल्प भी मुद्दों के रूप में उसी का सामने संबोधन में लाना पड़ेगा। उनको बैठना चाहिए, बहस करनी चाहिए, वो कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, गैर कम्युनिस्ट हो, जो भी हो मतलब। लेकिन इस किस्म की जिम्मेदारियां पढ़े लिखे लोगों की, सूझवान लोगों की बनती हैं कि हमारे अपने इतिहास में से सकारात्मक चीजों को उठाएं, उसको सुदृढ़ करें, और जो नकारात्मक चीजें हैं उनको आइसोलेशन करें, कमजोर करें। यही हरियाणा और देश के हित में है कुल मिला के। ऐसा मुझे लगता। आर्यन वो भी बुझ जाएगा दिमाग। अच्छा हाँ निगाह हम तो खत्म कर दी मैं तो दे दिया था एंड स्पीच की नोट स्पीकर नहीं जरूर कोई बात। सर आप बता रहे हो कि जैसे जो इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके क्राइसिस है, उसकी वजह से जो ये राइट बेस्ड फोर्सेज है पूरी दुनिया में ग्रो कर रही हैं, पर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी है या जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनकी क्राइसिस की वजह से ये इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम या मैं कहूँ मतलब एक तरीके से देखिए जो कम्युनिस्ट ने एक ड्रीम दिखाया था लोगों को, जहाँ पे उन्हें मौका मिला वो उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं, मान लो आपने लैंड रिफॉर्म्स की बात की कि मतलब वेस्ट बंगाल और केरला में लैंड रिफॉर्म्स हुए, स्टार्टिंग में हुए 1950-60s में, सही बात है,
बट जैसे वेस्ट बंगाल में इतने लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, बट आप देखोगे कि जब नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने जो सिंगूर में आंदोलन लीड किया नैनो प्लांट के खिलाफ, तो वहां पे जो कम्युनिस्ट सरकार रही थी ना, जो किसानों की एक तरीके से जमीन ले रही थी, तो जो कम्युनिस्ट सरकार जो अपने वायदे थे वो पूरे नहीं कर पाई, इसीलिए नॉन कम्युनिस्ट फोर्सेस ज्यादा ग्रो किया। ये नहीं लगता आपको? जो वायदे उन्होंने बंगाल की जनता के सामने किए थे वो उन्होंने पूरे किए। एक तो ये मान लो लैंड रिफॉर्म्स का लगा लो, बहुत बड़ा थॉरो गोइंग चेंज था जो 50-60 में कर दिया था, जिनका 50-60 नहीं, उसके बाद का है ये। बेसिकली आंदोलन 50-60 के हैं, लेकिन उसको लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद उसको फॉर्मलाइज कर पाई। ठीक है, एक पक्ष तो है ये। दूसरा उन्होंने वायदा ये किया कि भाई हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे स्टेट को, पिछड़ा हुआ स्टेट है, और जो मतलब जिसको जनसंख्या का अनुपात कहते हैं, डेंसिटी बोलते हैं ना, पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है बंगाल में लैंड के मुकाबले जब करने लगते हैं तो जमीन चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, उससे रोजगार निकलेगा। इंडस्ट्रियलाइज करते हुए एक सिंगूर का आंदोलन हुआ, एक नंदीग्राम का हो गया, दोनों का विरोध हुआ। ठीक है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो जमीन देने वाली जिनकी छवि थी, उनकी जमीन लेने वाली छवि बन गई, और उसका भुगतना पड़ा उनको। बिल्कुल भुगतना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप जनता को साथ लिए बगैर अगर ठीक से उसको नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वो लेकिन एक बात भी तो जरूर है, 34 साल हो चुके थे सत्ता में, रिकॉर्ड है ये उस तरीके से अपने आप में। तो इलेक्टोरली लग सकता है सेटबैक, ऐसी बात नहीं कि नहीं लग सकता। गलतियां भी हुई हैं, गलतियां होती भी हैं, माननी भी जाती हैं, ठीक भी की जाती हैं, लेकिन जो आपने शुरू का हिस्सा पूछा ना सवाल का, वो अदर वे राउंड है। तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? एक क्यूबा बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। अमेरिका के 50 मील नीचे दक्षिण में एक छोटा सा देश, उनसे इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार इतने साल हो लिए, 1959 में लाल झंडा फहराया था, नाक कतड़ ला रखा है। वो एक ही उदाहरण है बस आपके पास। उदाहरण मैं देख उदाहरण मेरे पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटॉलरेंस देखो अमेरिका की, उसकी घेराबंदी, उसके ऊपर सैंक्शंस, उसके ऊपर कितनी चीजें। उदाहरण क्यूबा कोई एक देश ना मानो उसको, वो दुनिया का एक बिल्कुल वैकल्पिक सिस्टम की तरह से है। कितने देशों में डॉक्टर भेजे हैं उन्होंने, और आज वो किस तरह का खूबसूरत कंट्री। आपने विजिट किया ना? मैं देखा नहीं कभी। तो आप जाए हो एक बार है? लेकिन आप तो गए तो थे ट्रिप पर। अभी तो गए थे हम, इंग्लैंड में गए। क्या बात। अर्न्यू गए मार्कन गरीब। हाँ मार्कन कौन कह रहा गरीब है? हाँ, किसने कहा है? और आप 10,000 के तो जूते पहन रहे हो। जूते 10 के ना ज्यादा के हैं। आप जैसे हमारे अजीज है ना, जब तक जो मोहब्बत करने वाले, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। तेरा यार नहीं पहनेगा तब तक। अरे ना, आप अपने आप को गरीब सब। मैं ये कह रहा हूँ, वैसे एक बात बता दूं कि कम्युनिस्ट जो है समाज का सबसे सुंदर इंसान होता है। नहीं, वो हैंडसम तो होते हैं। नहीं, सुंदरता मैं उनकी विशेषताओं की कह रहा हूँ, उनकी इंसानियत। जैसे बेल होती है ना, बेल में क्या क्या होता है? जड़ होती है, तना होता है, पत्ता होता है और फूल होता है। जैसे बेल में फूल सबसे सुंदर उसका अंग होता है, ऐसे ही कम्युनिस्ट समाज का सबसे सुंदर इंसान होता है। सच्चाई की बात। इसलिए अच्छी से अच्छी चीजों के ऊपर वैसे दावा तो हमारा ही बनता है, वो ना मिलती हो या न्यारी बात है। यही सोच ले डूबे सर आपको। यही सोच आपको कम्युनिस्ट लोगों को। नहीं, हम तो कोई नहीं डूब रहे भाई, हम तो ठीक तो है, मतलब आप मानते भी तो नहीं हो ना। हम तो मजबूती से खड़े आप वही पुराने राज्य रजवाड़ों की तरह है कि हम तो अभी भी राजा ही हैं। नहीं, कहाँ मान तो नहीं रहे ना कि भाई नहीं हम तो वैसे ही हैं। मान जाएंगे, बताओ कौन सी है? मन तो कई माननी तेरी। लेकिन वो इसलिए मानी कि तर्क पर आधारित थी, एक। नंबर 2 इसलिए मानी कि आप प्रतिद्वंद्वी नहीं है, ऑब्वियसली। एक ही पाड़े के मानस। आपकी पार्टी का खाता खुलेगा कदे हरियाणा में?
चुनाव खुल लड़ने का मूड जाएगा, में? कोई बात नहीं, लोग जिस दिन चाहेंगे खुल जाएगा। लोग कौन सा हूँ, क्योंकि आप ही लेकिन नहीं चाह मैं तो रहे। ये समझता हूँ कि लोगों का भला करने की ताकत आज भी कई मंत्रियों से ज्यादा है हमारे पास। ये तो सर हमेशा से ही होती हम है। रोजाना ही कुछ न कुछ फायदा करके सोते हैं लोगों का, ऐसी बात नहीं है। और हम जो लड़ाइयाँ लड़के किसानों को, खेत मजदूरों को, महिलाओं को, दूसरों को जो वो दिलवाते हैं ना बेनिफिट, वो अरबों रुपए के हैं। 1100 करोड़ रुपए का हमने कॉटन का मुआवजा दिलवा, 4 महीने लड़ाई चली थी। 1100 करोड़ कौन सा मंत्री दिलवा देगा, किसी ने नहीं दिलवा सकता। तो ऐसा बात नहीं है कि भाई हमारी रेलेवेंस नहीं है, हम एमएलए नहीं है, मंत्री नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी भूमिका और हमारी जरूरत लोगों में है। जरूरत है। यस, बिल्कुल। एक और सर बस, हाँ, ये बड़ा मतलब अलग सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, कोई बात। कई पहलू हैं इसके। कि आज ये माना जाता है कि जो इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें एक क्राइसिस है, और उस क्राइसिस को छुपाने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, इसको लाया जा रहा है जमीन पे। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेसिकली कास्ट पे हो सकती है, रिलीजन पे हो सकती है। इंडिया के केस में जब यूरोप में देखोगे तो वहाँ पे इमिग्रेशन इश्यू हो सकता है, रेस हो सकता है, अमेरिका में रेस हो गया, जैसे इस तरीके से। तो मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लाओ ताकि एम्प्लॉयमेंट है, ये इश्यू सारे दब जाए एक तरीके से। पर एक ये भी माना जाता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसलिए भी जरूरी है कि वो समाज में एक तरीके से सब लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे, एक समाज इंक्लूसिव बने, कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें समाज का हर सेक्शन आए। तो इसमें एक तरीके से एक टसल, एक कॉन्टेस्टेशन सी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं आज के टाइम पे, या फिर आप भी उसी तरीके से मानते हो कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, तुम्हारी बात में सवाल कम है, जवाब ज्यादा है खुद में ही। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक तो है प्रयोग डिवीजन करने के लिए, ताकि वो अपना एजेंडा जो कॉरपोरेट सेक्टर का है उसको थोप सके। वो एक है यूज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। एक आइडेंटिटी की, उसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं कहते, आइडेंटिटी का कंसेप्ट है कि भाई क्यों नहीं डिप्राइव्ड सेक्शंस अपनी आइडेंटिटी की कॉन्शियसनेस उनके अंदर आए, so that after that consciousness they can fight for their rights and then they can assert for their identities. कोई हर्ज की बात नहीं। मान लो ब्लैक्स हैं, उनकी एक एफिनिटी, लेकिन वो एंटी वाइट नहीं थी, वो सभी लिबरेशन की, इक्वालिटी की ताकतों के साथ यूनिटी करने की क्लास अप्रोच थी। ये मैं उसके सवाल के जवाब में इसको मैंने डील किया था कि that's not identity politics. If Dalits come together for the end and finishing of the untouchability and exploitation of the Dalits, उसके लिए वो इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं हम उन सारी ताकतों के साथ मिलके संघर्ष करेंगे जो कास्ट की एक्सप्लॉयटेशन और भेदभाव को ख़त्म करना चाहते हैं। उसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की कैटेगरी में नहीं रखते। वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अवेयरनेस का है, असर्शन का है, कॉन्शियसनेस का है, ऑर्गेनाइज होने का है, मुक्ति का है, नोट अकेली उनकी। वो कहते हैं सभी ऑपरेस्ड लोगों की मुक्ति इकट्ठी पॉसिबल है, एक एक की नहीं होने वाली। तो अगर उस तक वो अपनी मतलब एक सोशल आइडेंटिटी को मतलब अपना ताकत बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो साथ में एक क्लास एंगल, क्लास यूनिटी की भी बात करते हैं कि भाई केवल ये सोशल एंगल से नहीं, हमारे को इकोनॉमिक इक्वालिटी भी चाहिए, और एक इकोनॉमिक जो है मुक्ति वो भी चाहिए। तो आर्थिक मुक्ति के लिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कोई संगठन अगर संघर्ष कर रहा है, तो वो आइडेंटिटी की जो कंसेप्ट वाले जो लोग हैं वो उसके साथ अपनी यूनिटी का स्कोप रखते हैं उसके अंदर। ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंदर आइडेंटिटी को लेकर। आपने तो आज के टाइम में मतलब आपको क्या लगता है कि पहले सबसे ज्यादा जरूरी सामाजिक मुक्ति है या फिर आर्थिक मुक्ति है? ये मत कहना कि दोनों जरूरी है, दोनों एक साथ लेके चल सकते हैं।
ये वो फिर वही बात हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जिक्र होता है सामाजिक मुक्ति का, और एक ये भी होता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एकदम से खत्म ही कर देते देखो हैं। ऐसा है, मतलब अगर मान ले चोट हाथ पे लग गई तो पैर पे पट्टी बांधने का तो फायदा नहीं, हाथ पे ही बांधनी पड़ेगी ना पट्टी। तो अगर वो उसके ऊपर आज दमन अगर इस बात का है कि उसको स्कूल में पानी नहीं पीने दिया दलित बच्चे को, या किसी के साथ इसलिए उनकी दलित महिला के साथ कोई इस तरह का यौन शोषण हुआ है, तो उसी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा ना। लेकिन जब वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कल उनको ये एहसास भी होगा कि हमें आर्थिक तौर पर भी भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है, और किसी जगह के ऊपर मान लो नरेगा के वेजेज नहीं मिल रहे, वो एक आर्थिक सवाल है, और हम उड़ जाकर नु कह दें या तो होनी थी भाई, होगी थारी साथ हमेशा जब तक तुम सामाजिक मुक्ति नहीं करोगे। ये भी होती है तो नरेगा में कई बार कई। हाँ, तो वो वह भी एक बावली बात है। हम उस जहाँ इकोनॉमिक इश्यू है उसके लिए लड़ेंगे, जहाँ सोशल इश्यू है उसको प्राथमिकता देंगे, लेकिन कुल मिला के वो लड़ाइयाँ एक समग्र संघर्ष का रूप ले लेंगी, ये सच्चाई की बात है। पर सर आपको नहीं लगता नरेगा में कई जाते हैं वो तो स्टेटस सिंबल के तरीके से अपने आप को समझती है, और वो इसलिए वहाँ पे जाना और नरेगा को ज्वाइन करना, जाते हैं किसान नहीं। जाते हैं, जाट भी जाते हैं। नरेगा को ज्वाइन करना आप बेइज्जती समझते हैं अपनी? मैं तो कह रहा हूँ बेइज्जती समझनी बंद कर दी, पहले समझा करते ये तो जान लग गए, या नई बात है। और बताऊं, मतलब भवन निर्माण की मजदूरी करने गांव में थे, शहर में आकर तसला उठा के या ईंट उठा के सर पे काम करते दूसरी बरादरियों के भी हैं, केवल SC-BC के ही नहीं है। अब मिलने लग गए, दूसरे जाट भी हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, गुज्जर हैं, मिलने लग गए। सर दो चीजें और हैं, परिस्थितियां जो हैं वो अब मजबूर कर रही हैं। उसके बाद अपन खत्म करेंगे। दो चीजें हैं, मैं किसी के साथ 2-3 लीडर से मिला रिसेंटली, वैसे मिलना जुलना मैं कम ही करता हूँ क्योंकि पसंद नहीं है मेरे को मिलना जुलना। एक हाँ, सीनियर कांग्रेस के लीडर, हरियाणा के प्रेसिडेंट भी रहे ये सारे, तो कह रहे थे कि दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर चिलपिल। अच्छा कि बोरिया बिस्तर बंद लिया हमारा, ये पास देखा है 2-3 साल बच के करना। और हरियाणा में भी जाके अगर आप किसी से बात करो तो वो भी कहते ये वो आ लिया यार, आगे चुनाव आएंगे जो देखेंगे। मेरे को ये चीज पर, मैं अब एक और चीज, हरियाणा में जर्नलिज्म की बात भी करे तो अब भी जर्नलिज्म में वो पीरियड चला हुआ है जिसमें कोई भूत की कहानी बता रहा है, कोई गांव की कहानी बता रहा है, कोई किस्से बता रहा है, कोई पॉलिटिकल कुछ और बता रहा है। मतलब एक सीरियस जर्नलिज्म उस तरीके की नहीं है। उन सब का रीजन एक ये है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, जब चुनाव आएंगे तब ये होएगा, अभी कोई कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे को आप एक बात समझाओ कि डेमोक्रेसी का मतलब ये क्या ये हो गया है कि 5 साल में एक बार चुनाव होने हैं, या डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि उस 5 साल के अंदर में जो होगा वो असली चीज है? तो ये चीज हिंदुस्तान की जनता को कब समझ आएगी और नेताओं तक को? रामन और लोहिया का कोट है ना कि जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं कर सकती। तो डेमोक्रेसी का मतलब केवल 5 साल में एक बार चुनाव होना महत्वपूर्ण तो है, और वो चुनाव डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और बड़ा क्रूशियल कंपोनेंट है, परंतु डेमोक्रेसी वहीं से शुरू होकर वहीं खत्म नहीं होती। डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट अलोन फॉर द इलेक्टोरल पर्पज। डेमोक्रेसी परिवार में भी चाहिए, एक व्यक्ति को अपनी भी डेमोक्रेसी चाहिए होती है। सो टू लिव विद लिबरल आइडियाज एंड मोर फ्रीडम विद ए ह्यूमन डिग्निटी, वो है एक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। अब जो लोग मतलब अपनी परिवार की सत्ता आ जाए उसके ख्वाब देखते थे और वो उनके पूरे नहीं हुए, और अब वो थोड़ा निराशा उनकी बढ़ रही है, तो उसका कोई इलाज क्या कर सकता है? क्योंकि उन्होंने अपना राजनीति का एक सीमित सा ही लक्ष्य रखा था कि हमें CM बनना है। वो सूत नहीं बैठता भाई, एक टाइम तो एक का बन सका है CM। वो से नहीं बनेगा। और ना इसे भी बन गए जिन कदे नहीं सोची थी CM बनने। तो ठीक है ना, ये इसी के खिलाफ हूँ मैं,
क्या इसी बात के जो लाइन कही आपने, और आप मेरे को ताने मार जिस रहे थे दिन चौधरी कि किसी ने नहीं सोची थी, यो भी बन सके, क्यों नहीं सोची, तारा ठेका है कि अरे जिस दिन चौधरी बंसीलाल सीएम बने नहीं, ना, आप बात घुमा के किए ना नहीं सोची बात थी, घुमा के नहीं किए ना नहीं सोची थी, बता दे सोची हो तो बात बंसीलाल की बात घुमा के आप, लेकिन बन गया। और जब वो बात हुई ना उनके आप भी खिलाफ, पॉलिटिकल हो लिए पूरे। नहीं देखो बात ये है, आप क्या बता रहे थे मेरे को, बंसीलाल ने क्या कहा, 20 कोस तो बंसीलाल जब 20 कोस का क्या होता है? बोले मैं 20 कोस तो ऊंट की पूछड़ को नहीं छोड़ू, तुम तो राज की कुर्सी कोसड़ की सोच रहे हो। भरम है तारा, ऐसे वो मजाक करते। मैं कह रहा हूँ वो आदमी की बात है ये, जो जिस दिन बनया खुद कभी नहीं जचा थी, रो रहा कभी, ऐसा होता है। चलो बन गए नहीं बन गए ये कोई बड़ी बात नहीं होती उस तरीके से। मैं तो कहता हूँ कि भाई अच्छा इंसान का नाम अच्छा इस रूप में हो जाए कि लोग उनको जानने लगे। नहीं, फिर भी हम घुमा फिरा के उसी बात पे आते हैं कि भाई उस 5 साल के मेन अंतराल में जो चीज हो रही है उसको हरियाणा के पॉलिटिकल लोग कब सीरियस लेना शुरू करेंगे, स्पेशली ओपोजिशन, और ओपोजिशन के साथ साथ रूलिंग गवर्नमेंट भी, उस दिन लेना शुरू करेंगे जिस दिन लोग उनको मजबूर करेंगे। उस दिन अपनी इच्छा से उनकी तरफ मुंह देखे जाओ, ये होने वाली है नहीं बात। क्योंकि कई पॉलिटिशियन तो लंदन गए हुए हैं, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है। नहीं तो क्या हो गया घूमने में, तो क्या दिक्कत की बात है? नहीं यार, वो घूम लो, दुनिया आजकल इतनी सी तो है। वो अलग घूम, वो क्या वो बड़ी बात बात अलग कह रहा हूँ मैं। पर वो यार एक बात बताओ कि अब छुट्टी होगी कब, वो आड़े बैठे हो ना जब भी वो अमेरिका लंदन जी से हैं, आड़े कौन सा उनकी कम ठाठ बाट है। इस तरह के लोग हैं भाई जिन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर लिए, संपत्तियां खड़ी कर ली, बेटे पोते स्थापित हो गए, उनकी पता नहीं हजारों एकड़ जमीनें हैं, कॉलेज हैं, उनके हॉस्पिटल हैं, क्या नहीं है उनके पास। वो तो उड़ की तो चले जाएंगे, इस तो बढ़िया जगह था, पानी नहीं उनने कितने भी इतने साधन है आड़े उनके पास। तो बात ये नहीं है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं कि वो एक खास तरह की एंटी पीपल पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा ही होता है। एक बात और बताई उन्होंने मेरे को जिनकी मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मैं समझ गया बात तो किसकी कर ना मैं उसके ना, मैं भी उससे की कहूँ जिसकी ना करता। मैं नाम बताऊंगा फिर आपने नहीं बता देना। हरियाणा की जनता, देश की जनता का एक दिक्कत और भी है, वोट दिएगा अगले महीने उसके खिलाफ रह जाएंगे, तो मैं खिलाफ हो जाएंगे जिसने वोट दिए। तो मैं उन न्यू कहा करूं भाई 4 साल 11 महीने तो हमें काम लिया करो पहले तो उनसे जिनके साथ वोट लो, तो हम 1 महीना मुझसे रास्ता करके रोड़े करके ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो काम लेने को तैयार है, काम करता कोई नहीं है। वो जो 1 महीने पाछे जो कह दे है ना बेरा के कारण है, उनसे अपेक्षाएं तो ज्यादा होती हैं। और महीने 2 महीने में बोले ये व्यवसाय लेकड़िया न्यू काटोगे तो इसे लेकड़ेंगे। बात ये है कि भी आप उनके मुंह की तरफ ना देखो, और राजनीति में ना एक डिसेंट्रलाइजेशन भी करने की जरूरत है। बिल्कुल नीचे के स्तर तक, पंचायत के स्तर तक जाके, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से। मैं तो केरल में इस बार जाके ढंग से देखा, मैं दर्जनों बार गया हूँ, इस बार जाके क्लोजली देखा मैंने। एक गांव के अंदर एक लाइब्रेरी में 25,000 किताबें, रीडिंग रूम एक नीचे एक ऊपर, 25,000 और 4 कर्मचारी एक गांव की लाइब्रेरी के। और उनमें से कई तो साइकिल पर चढ़ कर झोले में किताब डाल के और घरों में दे के आते हैं लाइब्रेरी की किताबें, फिर कलेक्ट करके लाते हैं। और उस गांव में 2 पाई फिर लाइब्रेरी। जब हम निकलने लगे, मोदी ने काम तो कराया है, आप न्यू ही करना है, मोदी ने काम तो कराया है, देखो। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ, ये ना तो मोदी ने कराया ना हमने, आज की बात नहीं है ये केरल की चीज तो वहां के समाज में शरीक हो चुकी, ये पहले से ही है, मतलब बिकॉज दैट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी। आप मान लो हार गए, आप कांग्रेस के हो और मैं सरपंच बन गया, मान लो मैं लेफ्ट फ्रंट का हूँ, और जनरल बॉडी जिसको क्या कहते हैं उसको ग्राम सभा, ग्राम सभा बुलानी होती है, तो अपने तो हरे ओड को नहीं आवा, बुलावे को नहीं, हाँ नहीं वो भी ना बुला, और असल में तो ग्राम सभा है ना होती, लेकिन हो भी जा तो उन्होंने कहा मैं क्या जानू इन्हें ससुरे न, हाँ अच्छा मैं उसकी मीटिंग में जाऊंगा लागियो की तान, हाँ पड़े रहने दे, कोई घना चौधरी पाख रहा होगा अपने घरा होगा,
वहां पर हारे हुए को भी आना पड़ेगा। अगर वो संकोच करेगा तो लोग उसका घर आगे जाकर ढोल बजा दे, आना पड़ेगा उसको। तो वहां अगर वो बाइकआउट करेगा मीटिंग का तो उनका ही नुकसान होगा। तो इस तरीके की रिवायतें हैं वहाँ। कहने का मतलब ये है, वो बहुत क्लोजली कोऑपरेटिव सोसाइटी भी देखी वहाँ पर। इस तरीके से स्कूल बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, ऑल्टरनेटिव उसका स्मार्ट क्लासरूम देखे। वैसे ही कॉरिडोर में जाते जाते बाकायदा प्रोजेक्टर लगा हुआ दीवार के ऊपर, 6ठी 7वीं क्लास को पढ़ा है। अपने पीली मोटर जो हम बस, ये तो प्राइवेट स्कूलों की, वहाँ सरकारी स्कूलों में बसें जाती है बच्चों को लेने। और जिम स्कूल के अंदर, स्विमिंग पूल गवर्नमेंट स्कूल, ये तो अपने भी कर रखे हैं जिम। तो गांव के स्कूल में गांव वाला कौन देखे हमने जिम कितनी लगा रखी। मैं तो इतने देखकर जाऊं, इतने स्कूल बंद होया पाओ। मैं अभी सच्ची बता रहा हूँ, मैं भिवानी गया हुआ था तो वहां पर मैं बोला भाई ना, भिवानी नहीं, मेवात में। मैंने कहा भैया जो अब एक क्वेश्चन और याद आ गया मेरे, प्राइमरी स्कूल लिख रखा। मैंने कहा यहीं पढ़ते हैं बच्चे, फिर कहाँ जाते हैं? बोले जी फिर वो जो गांव दिख रहा 2 किलोमीटर पर, वहाँ कौन का स्कूल है? बोले वहाँ मिडिल स्कूल है। तो मैं कहा वहाँ जाते हैं? बोले जाकर क्या करें, मास्टर को नहीं उड़ाए। ठीक बात है, नहीं है, हाँ सच्चाई है ये। तो मैं ये कह रहा हूँ, शिक्षा एक इतना बड़ा विषय है अपने आप में। मैं तो केरल की बात इसलिए करी कि मैंने क्लोजली देखा जाके, भाई अध्ययन करते हैं कुछ। अब मैं तो फिर सोचता हूँ जाके कि भाई किस तरीके से ये हुआ है। ओके, हरियाणा के जो लोग बाग हैं, हरियाणा की सरकारें भी, और हरियाणा का जो एनवायरनमेंट है, वो मेवात को अपना क्यों नहीं मानता? हालांकि वो डाइवर्सिटी है, वाइब्रेंसी है, डाइवर्सिटी सारे का है। तो वो देखो, मेवात की हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं। वो मुगलों के खिलाफ लड़े, उन्होंने दंडित किया उनको। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े खूब, उन्होंने दंडित किया। उसके बाद हिंदुस्तान आजाद होने के बाद उन सरकारों से भी लड़े, हुए भी दंडित कर रही। मेवात के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं। देखो वो नू डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा का पूरा, और फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। तो मतलब एक तो अज्ञानता है मेवात के बारे में हमारे लोगों में, अवेयरनेस नहीं है। उन गलत बताया गया उनकी जो छवि है। कई तो मतलब जो प्रचार कर वगैरह कहते हैं कि भाई वो मिनी पाकिस्तान है, फालतू बकवास है। और नहीं, मैं तो 50 साल से जाता हूँ ना वहाँ, कितनी जान पहचान हमारे साथ पड़े हुए हैं। उसके बाद मेवात स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तब भी जाते थे, अब भी किसान सभा का काम करने के लिए जाते हैं। वो तो सारा पता है हमें तो कि 47 में जब बंटवारा हुआ तो उनके लिए एक फियर पैदा कर दिया, क्योंकि वो तो जा ही नहीं रहे थे ना कहीं भी। उनसे कहा भाई पाकिस्तान बन गया, तुम जाओ वहाँ। बोले क्यों जाए, मुसलमाना का तो देश है। बोले वो होगा, हम तो मेव हैं। हमने कद मांगा था पाकिस्तान, जिन मांगा बताओ, बता दो हमने कद मांगा। तो कुछ चले गए और स्पेशली गांधी भी आए। गांधी तो उल्टे घासेड़ा गांव में आ गया गांधी। उसने कहा बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। मेवात जो है हिंदुस्तान का श्रृंगार है, आप हमारे गले का श्रृंगार है, चले गए तो क्या बच गया। ये घासेड़ा गांव की बात है। और वो जो गए हुए थे रास्ते तो उल्टे आगे, मतलब। और वहाँ कोई इस किस्म की बात बिल्कुल भी नहीं है हिंदू मुसलमान की, खुले दिल के आदमी है, वो बिल्कुल। पंचायतें भी आपस में ना मिक्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल हिंदुओं के गांव 4 और 1 गांव मुसलमानों का। पाल है ना वहाँ, 5 गांव की पाल में मुसलमान जो है मेव, वो प्रधान है उस पाल का। 4 हिंदू गांव है, और उसके बाद 10 गांव मुसलमानों के मेवों के हैं, और 1 गांव हिंदुओं का, हिंदू प्रधान है उसका। हाँ, देखो तो ये बिल्कुल भी ऐसा वहां पर इस किस्म की बात नहीं है। और सूचनाएं नहीं है, 6000 लोग मरे थे 1857 में। और हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, और वो पेड़ के ऊपर जो टांगे थे, वो टांगे थे, और 20-20 दिन उनकी लाशें नहीं उतरने दी। और चलो अच्छी बात ही, उन्होंने तो कई जगह अपने स्मारक भी बनवा रखे हैं। अपने यहाँ तो स्मारक भी नहीं, हमारे यहाँ भी 1857 में लाशें टांगी थी।
उद्मिरा अमर की लिबासपुर में। ये गांव कितने भिवानी का वो से गाँव के कौन ऊपर- सा गांव हो नाम? भिवानी के अंदर ये तो लोहारू में नहीं हुआ था, लोहारू में 22 लोग मारे थे सिंघानी में। 1935 में थे वो, 57 में। हाँ सिंघानी में। हाँ 1857 में भी रोहनाथ का रहे। रोहनाथ। हाँ पुट्ठी मंगल खां है, ये कई सारे गांव, वहाँ तो बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं उनकी तो मेवात के अंदर है। और जो मतलब वो था राणा सांगा तो बाबर से लड़ रहा था पहले, तो बाबर को उसी ने इनवाइट किया था ना। ये बड़ा अपने आप में आजकल नहीं मैं कह रहा हूँ controversial बात है कि राणा सांगा की मदद कर रहा था हसन खां मेवाती, और बाबर ने हसन खां को ये कहा अपना तो दीन एक है, तो उसकी मदद क्यों कर रहा है, वो तो हिंदू राजपूत है। तो उसने ये कहा हसन खान ने कि दीन अपनी जगह होगा, वतन पहले है हमारे लिए। इसके पीछे की भी एक बात है, सादत हसन लोधी जो था ना, उससे उसका जिसके खिलाफ राणा सांगा ने, इब्राहिम लोधी, हाँ इब्राहिम लोधी, सादत लोधी जो थे जिनके खिलाफ बुलाया था ये बाबर, उसका डायरेक्ट रिश्तेदार है हसन खां मेवाती। वो उसकी मौसी का छोरा है, बुआ का छोरा, इस तरीके से, तो वो रिश्तेदारी भी थी। तो एक वो भी मेन उसका नहीं, लेकिन ये बात तुम्हारी ठीक है कि हालांकि हसन खां मेवाती बहुत बड़ा वॉरियर था, इस बात में कोई दो राय नहीं, और उसने कहा था जो आपने कोट किया एग्जैक्टली। और खानवा के बैटल में जब उसकी डेथ हुई, खनवा में शहीद हुआ वो, और राणा सांगा तो घायल होकर निकल गया था। हाँ वो निकल गया था और उसकी वहां पे डेथ हुई। ये बड़े कंट्रोवर्शियल आजकल के लोग समझते नहीं। नहीं कंट्रोवर्सीज तो अब इतिहास में बनाई जा रही है बड़ा सोच समझ के, तोड़ मरोड़ करके, मतलब जो भी चीज पॉजिटिव थी उसी को जो है तोड़ रहे हैं वो अपने। बाकी आखिरी क्वेश्चन ये है, हरियाणा से डायनेस्ट पॉलिटिक्स कभी खत्म हो पाएगी? डायनेस्ट पॉलिटिक्स तो अब नाम मात्र की बच रही है। क्यों? कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कोई डायनेस्टिक प्रेफरेंस से लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो नहीं करते उतने। लोगों लीडर्स को तो करते हैं, लीडर्स को तो करते हैं। नहीं, कई सारे लीडर्स की जिनकी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी उनकी स्थिति देखो ना, उन परिवारों की क्या बढ़ रही है। पर वो स्थिति बढ़ने के बाद भी आज सबसे पावरफुल वो तो यार ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एक इंस्टीट्यूशनल चीज थी, उसकी जगह अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स खत्म होगी तो वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। पर उसको केवल डायनेस्टिक कहना भी उचित नहीं। देखो चौधरी देवीलाल कब से लड़ाई लड़ते, मैं सिर्फ चौधरी देवीलाल की नहीं, बात मैं नहीं वैसे कर एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप उसको डायनेस्टिक भी कह सकते हो, लेकिन वो मतलब आप ये देखो मुजारों की भी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। नहीं, मैं पहली जनरेशन तो डायनेस्टिक थी ही नहीं, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स। तो अलग बात है, वो तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर, हाँ नहीं करना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली उनकी बात में उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं। आज के बच्चों की, जो आज के लीडर्स हैं जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से निकल के आते हैं, क्या वो पॉलिटिक्स एंड होएगी या 3-4 जनरेशन नहीं, वो कमजोर होएगी, आने वाले समय मजबूत नहीं होगी, कमजोर होएगी, ये पक्की बात है। पॉलिटिक्स की जो तासीर है वो बदलेगी। अक्रॉस द पार्टी लाइन या पार्टीज भी खत्म हो जाएंगी? नहीं, पार्टी तो खत्म नहीं होएंगी, पार्टी ऐसे विश्व नहीं होती ना, परंतु उन पार्टीज का पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो उनको बदलना पड़ेगा। वो हमेशा जो चलता है ढर्रे के ऊपर वो नहीं चल पाएंगे, करना पड़ेगा कुछ न कुछ और करके दिखाना पड़ेगा। ये बात है। बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। इसी बात पे, इसी नोट पे एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दिमाग खा गए हम आपका पूरा। नहीं, हमने भी बहुत सीखा है। वो तो मोडेस्टी है आपकी। नहीं, ये सवाल पूछते हो तो सोचने पे भी मजबूर होना।